2 की पावर कभी भी इंटीजर की जाए तो वो एक रैशनल नंबर आता है, वेयर एज 2 की पावर कभी भी आप अगर नॉन इंटीजर करोगे तो वो एक इरैशनल नंबर आएगा। ये एक नेचुरल नंबर नहीं आ रहा था 105/2, तो मैंने कहा ये तो पंगा है, इसको नेचुरल नंबर बनाना है। तो क्या किया, 7 की पावर 105 में से एक 7 ड्रॉप कर दिया। कोई भी रैशनल पावर अगर होगा तो आप उसको बाइनोमियली एक्सपैंड कर सकते हैं। इस माइनस के इस प्लस के अबाउट स्प्लिट करेंगे ना जब, तो ये 13 इसके नीचे आएगा। तो 26 में तो ऑलरेडी 13 आता है, 13 इंटू 2, एक 26 को पकड़ लो, उसको 13 इंटू 2 लिख दो, फिर वो 13 और ये 13 काट दो, तो डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर 0। हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे के सारे बच्चे। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका अपना अरविंद सुथार, लेके आया हूं आप लोगों के लिए बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 4। तो हमारी बाइनोमियल की गाड़ी हम आगे लेके जा रहे हैं, और आज के इस सेशन के अंदर हम क्या क्या करेंगे मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ इरैशनल एंड रैशनल टर्म्स इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। अरे देखने तो दो जी। सेकंड हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम के बारे में, स्पेशली यहां पर रिमाइंडर्स के प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बनते हैं और बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं इन पोर्शंस के अंदर कि किस तरीके से हम रिमाइंडर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सर मान लीजिए मैंने आप लोगों को बोल दिया कि 2 की पावर 60 व्हेन डिवाइडेड बाय 7 तो कितना रिमाइंडर आएगा। अगर आप लोगों ने 2 इंटू 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 2 60 टाइम्स किया और फिर 7 से डिवाइड करने बैठे तो भाई साहब पागल हो जाएंगे। इसीलिए हमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दी रिमाइंडर्स इजीली, है ना। चलिए फिर हम बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। इंडेक्स बोले तो पावर, यानी कि अभी तक हमने जो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी उसके अंदर पावर जो पॉसिबल थी वो थी कि यार कोई भी नेचुरल नंबर हो जाए। लेकिन अब हम जो आज के इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे वो ये कि बाइनोमियल थ्योरम में कोई भी पावर अगर हो जाए, रैशनल हो या नहीं, सॉरी, नेगेटिव इंटीजर्स हो या फिर रैशनल पावर अगर हो, तो भी हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो सीखेंगे और फिर करेंगे जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बच्चा पार्टी। तो रेडी हैं सारे के सारे बच्चे, कुर्सी की पेटी बांध ली जाए क्योंकि हम फोड़ाफाड़ी करने के लिए तैयार हैं। तो टॉपिक पढ़ते हैं पहला आज का, द नंबर ऑफ रैशनल एंड इरैशनल टर्म्स इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने आप लोगों को जब एक चीज बताई थी क्या कि x प्लस वाई की होल पावर n के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर होते हैं n प्लस 1। अब ये जो भी टर्म्स बनेंगे ना बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर, ये या तो रैशनल होंगे या इरैशनल होंगे। क्यों? क्योंकि ये रियल नंबर्स ही होते हैं यूजुअली, जो कि हम लोगों ने देखा हुआ है ना। और जब भी हम रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे या हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इसके अंदर अगर इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो इन दैट केस हमारे पास रियल नंबर्स ही बनेंगे। तो वो रियल नंबर्स में से कुछ टर्म्स रैशनल होंगे, कुछ इरैशनल होंगे, यानी दोनों का सम, रैशनल और इरैशनल का सम हमारे पास टोटल टर्म्स होंगे। तो कभी भी अगर हमें नंबर ऑफ इरैशनल टर्म्स निकालना हुआ तो हम टोटल टर्म्स में से रैशनल टर्म्स के नंबर्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इरैशनल टर्म्स आ जाएंगे। सर ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही इजी सा है, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है, तो चलिए एक प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। जैसे कि आप अपनी प्रॉब्लम के ऊपर देख सकते हो, फाइंड आउट द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स अगर हमें बोला हुआ है इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो समझिएगा बेटा, अगर मैं इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, 55c0 2 की पावर 1/5 इसकी पावर 55 और 3 की पावर 1/10 इसकी पावर जो होगी वो 0 हो जाएगी, प्लस 55c1 2 की पावर 1/5 इसकी पावर 54 और 3 की पावर 1/10 और इसकी पावर कितनी 1। मैंने कहा चलो जी आगे बढ़ते हैं। 55c2 2 की पावर 1/5 ये वाला जो टर्म है इसकी पावर 53 और 3 की पावर 1/10 की पावर 2 एंड सो ऑन। मैं आगे बढ़ता रहूंगा। सही बात है जी एवरीवन। और आखिरी टर्म मेरे पास आ जाएगा 55c55 2 की पावर 1/5 इसकी तो पावर हो जाएगी 0 और ये 3 की पावर 1/10 है इसकी पावर कितनी हो जाएगी 55 हो जाएगी। हाँ या ना सारे के सारे बच्चे।
बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग लिखना सीख गए हैं। x की जगह पे लिखा हुआ है 2 की पावर 1/5, y के जगह पर लिखा हुआ है 3 की पावर 1/10 और n के जगह पर लिखा हुआ है 55। तो हम इस तरीके से अपना टर्म या बाइनोमियल एक्सपेंशंस को लिख सकते हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर भी पढ़ा कि जनरल टर्म क्या होता है, tr प्लस 1th टर्म इज नोन एज जनरल टर्म। उसको कैसे लिखते हैं, 55cr, x के जगह पे लिखा हुआ है 2 की पावर 1/5, तो इसकी पावर होती है 55 माइनस r। और अगर मैं बोलूं y के जगह पे क्या लिखा हुआ है तो 3 की पावर 1/10 और इसकी पावर होती है r। जनरल टर्म सारे के सारे बच्चे कंफर्टेबल होंगे। अब तक मेरे ख्याल से जितना भी हमने बाइनोमियल थ्योरम के अंदर पढ़ा है उसके अंदर हमने मेजर बात यही कही थी कि भैया जनरल टर्म हमको लिखना आना चाहिए। अब मैं यहां पर कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं, तो मेरी बात यहां पर ध्यान से सुनिएगा। Here in this general term r का वैल्यू कहां से कहां तक जा सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टिल कहां तक, 55 तक जा सकता है। तो बेसिकली इस एक्सपेंशन के अंदर 56 टर्म्स आएंगे, जो कि हम जानते भी हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, जो भी पावर लिखी है 55 प्लस 1 यानी कि 56 टर्म्स मेरे पास आएंगे। अब इन 56 टर्म्स में से कुछ टर्म मेरे रैशनल होंगे, कुछ इरैशनल होंगे। कैसे, देखो ये जो एनसीआर होता है ना, इसकी तो एक खास बात होती है कि एनसीआर जो होता है वो हमेशा एक रैशनल नंबर ही आता है, या मोर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो ये एक नेचुरल नंबर ही आता है हमेशा। एनसीआर की खास बात होती है। सर कैसे पता चला, देखिए आप एनसीआर का फॉर्मूला जानते हो, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो हमेशा एनसीआर जो होता है वो एक रैशनल नंबर, या मोर स्पेसिफिकली कहूं तो एक नेचुरल नंबर ही आता है। अब यहां पर ये जो 55cr होने वाला है, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ नेचुरल नंबर। क्यों, क्योंकि ये एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट है एनसीआर, तो ये हमेशा एक नेचुरल नंबर ही आता है। लेकिन ये जो ओवरऑल टर्म है ये रैशनल भी आ सकता है और इरैशनल भी आ सकता है। ये जो ओवरऑल टर्म है ये यहां पर रैशनल भी आ सकता है और इरैशनल भी आ सकता है। ये जो ओवरऑल टर्म है ये रैशनल भी आ सकता है और इरैशनल भी आ सकता है। कहने का मतलब है इस जनरल टर्म के अंदर ये टर्म ओवरऑल जो है वो रैशनल या इरैशनल कुछ भी आ सकता है। अब रैशनल और इरैशनल का गणित भी बता देता हूं आप लोगों को। रैशनल और इरैशनल का गणित थोड़ा सा समझिएगा बच्चों जरा। यहां पर अगर मैंने आप लोगों से बोला कि यार ये 2 की पावर कुछ भी किया, अगर मैंने 2 की पावर कभी भी, अगर 2 की पावर कभी भी मैंने इंटीजर किया या कहूं पॉजिटिव इंटीजर किया, अगर ऐसा बोलूं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या हो गए, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये नंबर हमेशा रैशनल आता है। Whereas अगर मैंने 2 की पावर कभी भी अगर नॉन पॉजिटिव इंटीजर किया, या मैं कहूं 2 की पावर इंटीजर भी अगर कर दोगे आप, कोई भी इंटीजर कर दो पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, तो वो एक रैशनल नंबर ही आएगा। कहने का मतलब क्या, देखो 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, राइट, रैशनल नंबर है जी सर बिल्कुल। 2 की पावर प्लस माइनस 1, 2 की पावर प्लस माइनस 1 क्या होगा, या तो 2 होगा या 1/2 होगा, दोनों के दोनों रैशनल नंबर होते हैं। 2 की पावर प्लस माइनस 2, 2 की पावर प्लस माइनस 2 यानी कि 4 या फिर 1/4, दोनों के दोनों रैशनल नंबर। 2 की पावर प्लस माइनस 3, 8 और 1/8, दोनों के दोनों रैशनल नंबर एंड सो ऑन। तो 2 की पावर कभी भी इंटीजर की जाए तो वो एक रैशनल नंबर आता है। वेयर एज 2 की पावर कभी भी आप अगर नॉन इंटीजर करोगे तो वो एक इरैशनल नंबर आएगा। जैसे 2 की पावर 1/4, अब 1/4 जो पावर में है वो इंटीजर नहीं है, तो 2 की पावर 1/4 क्या नंबर है, एक इरैशनल नंबर होता है। जैसे यहां पर 2 की पावर 1/5 है, तो 2 की पावर 1/5 क्या होगा, इरैशनल होगा। 3 की पावर 1/10 भी सिमिलरली इरैशनल होगा। क्यों, बिकॉज ये जो 2 की पावर मैंने बताया है ना, यहां पर आप ऐसा समझिए कि एनी प्राइम नंबर, above thing is true for any prime number, above thing is true for any prime number, any prime number not just 2,
किसी भी प्राइम नंबर के लिए मैंने ये जो बात अभी आपकी स्क्रीन पर लिखी है ना, दैट इज ट्रू। राइट? तो देखिए, अगर मैं बोलता हूं 3 की पावर इंटीजर क्या होगा? रैशनल होगा। अगर मैं बोलता हूं 3 की पावर नॉन इंटीजर क्या होगा? इरैशनल होगा। क्यों? क्योंकि 3 भी एक प्राइम नंबर होंदा सी। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? लेकिन अगर मैंने बोला 4 की पावर इंटीजर, तो वो तो रैशनल होगा, लेकिन 4 की पावर नॉन इंटीजर जो होता है वो भी रैशनल हो सकता है। जैसे मैं अगर बोलूं 4 की पावर 1/2, ये 2 होता है कि नहीं होता है? तो देखिए 4 की पावर में अगर मैंने नॉन इंटीजर किया है फिर भी ये रैशनल नंबर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है 4 के साथ? बिकॉज 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। मैंने बोला ये जो चीज मैंने लिखी है कि एनी प्राइम नंबर टू द पावर इंटीजर रैशनल होगा और एनी प्राइम नंबर टू द पावर नॉन इंटीजर इरैशनल होगा। बेसिकली ये चीज 2 के लिए ही ट्रू नहीं है, बल्कि हर प्राइम नंबर के लिए ट्रू है। समझ आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? इतनी बात, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 3 की पावर 1/10 रैशनल होगा कि इरैशनल? जरा मेरे को बताओ। इरैशनल होगा। राइट? तो चलिए फिर से आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिएगा जरा यहां पर, अगर मैं इस जनरल टर्म को थोड़ा फर्दर लिखता हूं तो दिस वेरी सेम जनरल टर्म कैन बी रिटन लाइक दिस एज वेल। कैसे? देखो जरा, 55CR 2 की पावर 55 माइनस R अपॉन 5 और 3 की पावर R अपॉन 10। तो मैंने कहा यार ये मेरा टर्म बन रहा है, तो यहां पर आप मुझे बताइएगा कि ये टर्म रैशनल होने के लिए, ये टर्म रैशनल होने के लिए R का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? ये टर्म रैशनल होने के लिए बच्चे बोलेंगे सर R का वैल्यू 0, 10, 20, 30, 40 और 50 यही पॉसिबल है। देखिए R की जो वैल्यू आप इस जनरल टर्म के अंदर डाल सकते थे वो 0 से 55 के बीच में कोई भी हो सकती थी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन टिल 55। लेकिन उनमें से कुछ ही वैल्यूज ऑफ R ऐसी होगी जब ये वाला टर्म रैशनल नंबर बनेगा। क्यों? बिकॉज प्राइम नंबर की पावर इंटीजर जब होता है तभी रैशनल नंबर बनता है। तो R/10 को कुल मिला के मेरे पास ये काम बच गया कि मैं इस R/10 को इंटीजर बना लूं। अब R/10 को इंटीजर बनाने का मतलब है कि R का वैल्यू या तो 0, 10, 20, 30, 40, 50 तक हो जाए, क्योंकि 55 के ऊपर तो जाना ही नहीं है भाई। समझ में आई बात? चलिए, मैंने कहा इतनी बात बच्चे समझ गए। तो यहां पर नोटिस करिएगा अब 2 की पावर के बारे में, 2 की पावर के बारे में नोटिस करिएगा। तो मैंने कहा यार ठीक है 2 के बारे में भी देख लेते हैं। अब ये वाला जो टर्म है इसमें ये रैशनल कब कब बनेगा? सर ये रैशनल बनेगा कब कब? रैशनल बनेगा जब इसकी पावर क्या क्या हो? इसकी पावर इंटीजर हो। तो मैंने कहा यार अगर R की वैल्यू 0 ले तो बच्चे बोलेंगे सर R की वैल्यू 0 लेंगे तो ये ओवरऑल पावर 2 की कितनी बन जाएगी? 55/5 यानी कि 11। मैंने कहा बढ़िया, तो बन गई इंटीजर। बच्चों ने कहा हाँ। मैंने कहा आगे बढ़ते हैं। अगर R इक्वल टू 1 लिया तो बच्चे बोलेंगे सर R इक्वल टू 1 लोगे तो 54/5 जो कि इंटीजर नहीं होगी। तो 2 की पावर 54/5 जो होगा वो रैशनल आएगा कि इरैशनल? इरैशनल। मैंने कहा ठीक है, तो R की अगली वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 पे पॉसिबल है क्या? 3 पे पॉसिबल है क्या? 4 पे पॉसिबल है क्या? 5 पे पॉसिबल है क्या? 5 पे पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि R इज इक्वल टू 5 लोगे तो ये बन जाएगा 50/5 दैट इज इक्वल टू 10 जो कि एक इंटीजर होता है। तो R इज इक्वल टू 5 इज पॉसिबल, R इज इक्वल टू 10 इज सिमिलरली पॉसिबल, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55 these are the possible values of R for which ये जो पर्टिकुलर टर्म होगा ये रैशनल बनेगा। रैशनल बनने का मतलब पावर का इंटीजर होना। समझ में आ रही है बात सारे के सारे बच्चों को? अब देखिए जरा, ये एक अलग बिरादरी का इरैशनल नंबर बनेगा जब भी बनेगा, क्योंकि 3 की पावर समथिंग है और ये 2 की पावर समथिंग है। ये अलग बिरादरी का इरैशनल नंबर बनेगा जब भी इरैशनल नंबर बनेगा। ये इरैशनल नंबर कब बनेगा? व्हेन R इक्वल टू 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14
16, 17, 18, 19 एंड सो ऑन। और ये वाला इरेशनल नंबर कब बनेगा? जब r का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इनके हिसाब से। समझ गए बच्चा पार्टी? तो अगर मुझे ये ओवरऑल टर्म रैशनल बनाना है तो कुल मिला के ये भी रैशनल बनाना पड़ेगा, ये भी रैशनल बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब ये इरैशनल और इरैशनल बने तो इरैशनल और इरैशनल अलग अलग बिरादरी के हैं। जैसे समझो जरा, √2 और √3 इन दोनों को प्रोडक्ट करके आप कभी भी रैशनल नंबर बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, बिकॉज √2 इज ऑफ डिफरेंट कैटेगरी, √3 इज ऑफ डिफरेंट कैटेगरी इरैशनल नंबर्स, राइट। वेयर अगर मैं बोलूं कि √2 इंटू √2 वो इरैशनल इंटू इरैशनल रैशनल बनाया जा सकता है, यस, वो वाला इरैशनल इंटू इरैशनल रैशनल बनाया जा सकता है। लेकिन यहां पर 2 की पावर समथिंग है और 3 की पावर समथिंग है, यानी दोनों अलग अलग बिरादरी के इरैशनल नंबर्स हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कभी भी रैशनल नहीं बन सकता। इस ओवरऑल टर्म को रैशनल बनाने के लिए ये भी रैशनल होना जरूरी, ये भी रैशनल होना जरूरी, और ये तो नेचुरल नंबर हमेशा होता ही है। कहने का मतलब रैशनल नंबर हमेशा होता ही है क्योंकि ये नेचुरल नंबर होता है। समझ में आ रही है बात? तो मुझे अल्टीमेटली कॉमन वैल्यूज ऑफ आर बतानी है जबकि ये वाला भी रैशनल बन जाए और ये वाला भी रैशनल बन जाए, यानी कि इसमें और इसमें कॉमन वैल्यूज ऑफ आर क्या क्या आ रही है? कॉमन वैल्यूज ऑफ आर क्या क्या आ रही है इन 1 and 2? 1 and 2 क्या क्या है भैया? लेट मी टेल यू। इसको मैं बोलता हूं 1, इसको मैं बोलता हूं 2। तो कॉमन वैल्यूज ऑफ आर इन दोनों में क्या क्या है सर? आर इज इक्वल टू 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। यही कॉमन वैल्यूज ऑफ आर है। कॉमन वैल्यूज ऑफ आर बोलने का मतलब कि ऐसी आर की वैल्यूज जब ये दोनों के दोनों रैशनल बन जा रहे हैं तो ये वैल्यूज ऑफ आर मेरे पास पॉसिबल है सच दैट कि ओवरऑल टर्म रैशनल बनेगा। तो ये वैल्यूज अगर मैं यहां पे जब जब डालता हूं तो तब तब मेरे पास जो टर्म आता है वो एक रैशनल टर्म आता है, हाँ या ना? तो कितने रैशनल टर्म्स आ गए? एक बार r इक्वल टू 0 डालोगे, एक बार r इक्वल टू 10, एक बार 20, एक बार 30, 40, 50, तो 6 रैशनल टर्म्स आर कमिंग। कितने रैशनल टर्म्स आर कमिंग? 6 रैशनल टर्म्स आर कमिंग। तो यहां पर कितने रैशनल टर्म्स आएंगे इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर? 6। तो इरैशनल कितने हो जाएंगे सर? जो रैशनल नहीं होंगे वो इरैशनल होंगे। टोटल टर्म्स 56 थे, उसमें से 6 माइनस कर दो क्योंकि वो रैशनल टर्म्स है। तो इरैशनल कितने हो जाते? अगर मुझसे प्रॉब्लम में वो पूछता तो इरैशनल हो जाते 50। 56 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 50। समझ में आई बात? देखिए फंडा इतना सा है और ये बहुत ही बेसिक फंडा है। एंड द फंडा इज व्हाट कि जब भी कभी प्राइम नंबर की पावर इंटीजर करी जाएगी तो वो एक रैशनल नंबर आएगा, और जब भी कभी प्राइम नंबर की पावर नॉन इंटीजर करी जाएगी तो वो एक इरैशनल नंबर आएगा। यहां पे इस टर्म को रैशनल बनाने के लिए ये वाला भी रैशनल और ये वाला भी रैशनल होना चाहिए था। तो ये वाला रैशनल बनाने के लिए मुझे आर की वैल्यू 0, 10, 20, 30, 40, 50 यही लेनी थी, और ये वाला रैशनल बनाने के लिए मुझे आर की वैल्यू 0, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन लेनी थी, क्योंकि पावर जब जब इंटीजर बनेगी ये नंबर और ये नंबर रैशनल बनेंगे। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? किसी को कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन तो बताइएगा बेटा मुझे, मेरे ख्याल से नहीं होगा। क्लियर? चलो जी, तो फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन। तो देखिएगा जरा, क्या मैं अपनी प्रॉब्लम को ऐसा लिख सकता हूं क्या? बच्चे कहेंगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज √2 इज नथिंग बट 2 की पावर 1/2। मैंने कहा इसका जनरल टर्म लिख के बताओ जरा। बच्चे बोलेंगे सर जनरल टर्म विल बी रिटन लाइक दिस। कैसे? 10CR 2 की पावर 1/2, इसकी पावर कितना 10 माइनस R, और ये कितना हो गया 3 की पावर 1/5 की होल पावर R। मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं। इसी को अगर मैं लिखता हूं तो ये बन जाता है 2 की पावर 10 माइनस R अपॉन 2, और ये बन जाता है 3 की पावर R अपॉन 5। अब ये टर्म रैशनल बनाने के लिए, कौन सा टर्म रैशनल बनाने के लिए? ये वाला। ये टर्म रैशनल बनाने के लिए मुझे R का वैल्यू क्या क्या लेना पड़ेगा सर? ये टर्म रैशनल बनाने के लिए आपको पावर को इंटीजर बनाना पड़ेगा। पावर इंटीजर कब कब बनेगी? R/5 इंटीजर कब कब बनेगा? जब R इज इक्वल टू 0 हो जाए, R इज इक्वल टू 5 और R इज इक्वल टू 10 हो जाए, क्योंकि यहां पर n का वैल्यू 10 है तो R का वैल्यू कभी भी 10 से बड़ा नहीं हो सकता। हम बोले बहुत बढ़िया। इसके बारे में बात करते हैं। ये टर्म रैशनल कब कब बनाया जाएगा? ये टर्म रैशनल तब तब बनेगा
जब जब इसका पावर इंटीजर होगा। तो यहां पे r का वैल्यू सबसे पहले 0 डाला, 0 डाला तो देखो 10/2 यानी 5 बन गया, इंटीजर बन रहा है पावर। जी सर, मैंने कहा अगला वैल्यू सर 2, क्योंकि ये बन जाएगा 8/2, बोले तो 4, फिर 4 डाला तो ये बन जाएगा 4 डाला 10 - 4/2 यानी 6/2, बोले तो 3, इंटीजर बन रहा है 6, 8 और 10। ये वैल्यूज ऑफ आर आर पॉसिबल सो दैट दिस नंबर बिकम्स रैशनल। सही बात है गलत बात है एवरीवन? तो अब जरा देखो कॉमन वैल्यूज ऑफ आर कितनी है इन दोनों के अंदर, ताकि दोनों के दोनों टर्म्स रैशनल बने। क्योंकि जब ये रैशनल और ये रैशनल होगा तभी तो ओवरऑल टर्म रैशनल बनेगा, बिकॉज अलग अलग बिरादरी के टर्म्स आर देयर। रैशनल becomes rational when 1 intersection 2 is taken, है ना? तो दोनों में कॉमन वैल्यूज ऑफ आर क्या क्या है भैया? सर 0 है और 10 है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो these are the two values, these are two values of r, these are two values of r such that the term is rational। आया ना? तो ये वाली वैल्यूज ऑफ आर अगर मैं जनरल टर्म के अंदर डालूंगा तो जो मेरे पास टर्म आएगा वो एक रैशनल नंबर आएगा, अदरवाइज इरैशनल नंबर आएगा। तो r इज इक्वल टू 0 डाल के देखो, अभी आपको पता चल जाएगा कि हाँ रैशनल आ रहा है। r इज इक्वल टू 10 डालो, देखो अभी पता चलेगा रैशनल आ रहा है, अदरवाइज इरैशनल आएगा। तो नंबर ऑफ द रैशनल टर्म्स कितने हो गए? तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स 2 हो गए। तो इरैशनल कितने हो जाएंगे बताओ जरा मुझे? सर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 11, जिसमें से 2 रैशनल हैं, तो इरैशनल कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। बस सिंपल सी बात है, और क्या। दैट्स इट, द प्रॉब्लम इज डन। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम के अंदर अगर देखा जाए तो ये डिविजिबिलिटी वाली प्रॉब्लम्स जो होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बोले तो रिमाइंडर वाली प्रॉब्लम। फाइंडिंग द रिमाइंडर इज वन ऑफ द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। क्या है देखिए जरा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं बाय गिविंग एन एग्जांपल फर्स्ट। फाइंडिंग अ रिमाइंडर, दिस कॉन्सेप्ट कैन आल्सो बी लर्नड बाय एन एग्जांपल। तो चलिए हम एग्जांपल के थ्रू ही इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। 2 की पावर 60, आप देखिए कितना बड़ा नंबर है। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 60 टाइम्स, कितना बड़ा नंबर है सोचो। 2 × 2 4 होता है, फिर 4 × 2 करते हैं तो 8 होता है, 8 × 2 16, 16 × 2 32, 32 × 2 64, 64 × 2 128, 128 × 2 256, 256 × 2 512, 512 × 2 1024, 1024 × 2 2048, 2048 × 2 4096, 4096 × 2 हालत खराब होने लगेगी। तो 2 की पावर 60 कितना बड़ा होगा सोचो। और इसको मैं जब 7 से डिवाइड करता हूं तो सोचो कि भैया हालत खराब होने वाली डिवीजन के अंदर अगर नॉर्मली करने जाएंगे तो इन सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स व्हाट विल हैपन? बाइनोमियल थ्योरम विल कम टू द रेस्क्यू। बाइनोमियल थ्योरम कहेगा अरे भाई हम तुम्हें पढ़ाए हैं, चलिए इस प्रॉब्लम को बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व किया जाए। तो कैसे करते जरा समझिएगा। यहां पर कुछ चीजें नोटिस करने लायक है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस टर्म को अगर हमने इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा। प्रॉब्लम ये है, तो समझिएगा मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल का यूज करूंगा, और वो कैसे करूंगा वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो दो चीजें इसको इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको दिमाग में रखनी है। पहली बात तो आप किसकी पावर को डिवाइड कर रहे हो? 2 की पावर 60। किसकी पावर को? 2 की पावर को डिवाइड कर रहे हो किससे? 7 से। मतलब 2 की पावर 60 को डिवाइड कर रहे हो तो बेस में क्या है? 2 है। तो जो भी नंबर बेस में होगा ना आप हमेशा उसकी अलग अलग पावर्स लिखोगे। जैसे 2 की पावर 60 को कर रहे हो ना तो आप पावर्स ऑफ 2 अलग अलग पहले लिखोगे। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड सो ऑन लिखते जाओगे। और जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उसकी टेबल लिखोगे, यानी मल्टीपल्स ऑफ 7, यानी 7 × 1, 7 × 2, 7 × 3, 7 × 4 एंड सो ऑन, ऐसे लिखोगे पहले। ठीक है जी। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं देखिए, अभी तो प्रॉब्लम यहां पे ऐसा है, ठीक है। 2 की पावर 60 को 7 से डिवाइड किया तो अगर मान लीजिए आपके पास प्रॉब्लम होता कुछ इस प्रकार का, किस प्रकार का देखिएगा जरा ध्यान से। अगर मैं आप लोगों को बोलता कि लेट से 3 की पावर 40 को डिवाइड करिए
किससे? 26 से। तो आप क्या करते, वहां पर लिखते पावर ऑफ 3 और यहां पर लिखते मल्टीपल्स ऑफ 26। समझ में आ रही है क्या बात बोल रहा हूं मैं? अगर मैं आपसे बोलता कि 3 की पावर 40 को जब 26 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर आता है, अगर ये प्रॉब्लम बोलता तो आप उस तरफ लिखते पावर्स ऑफ 3 और इस तरफ लिखते मल्टीपल्स ऑफ 26। समझ में आ रही है बात इतनी? चलिए जी ठीक है, आगे बात करेंगे और इनके बारे में, है ना। तो इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। चलिए जी समझिएगा जरा, यहां पर 2 की पावर 1 किया तो कितना आता है? 2 आता है। 2 की पावर 2 किया तो कितना आता है? 4 आता है। 2 की पावर 3 किया तो कितना आता है? 8 आता है। 2 की पावर 4 किया तो 16। 2 की पावर 5 किया तो 32 एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहता है, राइट। और भी नीचे जाना है, कहां तक जाना है अभी समझ में आ जाएगा, और भी नीचे जाते जाना है। अगर यहां तक जरूरत पूरी नहीं होती है तो कौन सी जरूरत अभी पता चलेगा। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28 एंड सो ऑन चलते जाना है। कहां तक चलते जाना है? जब तक जरूरत पूरी नहीं हो जाती। सर ये जरूरत है कौन सी? ये जरूरत है, देखना अभी आपको इधर से एक नंबर ऐसा चूज करना है और इधर से एक नंबर ऐसा चूज करना है कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 हो। इधर से एक नंबर ऐसा और इधर से एक नंबर ऐसा जिन दोनों का डिफरेंस 1 हो। तो ऐसे नंबर्स आप चूज कर सकते हो क्या? जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो नंबर्स? सर एक तो ये एरिया और एक ये एरिया। सर इन दोनों का डिफरेंस 1 है कि नहीं, यही अपनी जरूरत थी। मतलब इस कैटेगरी में से एक नंबर ऐसा और इस कैटेगरी में से एक नंबर ऐसा कि उन दोनों का डिफरेंस 1 हो, ऐसा हमें चूज करना है। ये हमारी जरूरत है। समझ में आई बात? हमारी जरूरत क्या है सारे के सारे बच्चों को? द मोमेंट आपने वो चीज सिलेक्ट कर ली तो बस अब लॉटरी लगने वाली है। तो मैंने कहा यार क्या सिलेक्ट किया आपने? आप कहोगे सर उधर से 2 की पावर 3 सिलेक्ट करी। मैंने कहा ठीक है, 2 की पावर 3 सिलेक्ट करी ना, तो यहां पर 2 की पावर 60 को अब मैं अगर 2 की पावर 3 की फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो कैसा लिखूंगा जरा मुझे बताओ। 2 की पावर 60 को अगर मैं 2 की पावर 3 की फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो मैं यहां पर इसी प्रॉब्लम को ऐसा लिख सकता हूं, हाँ या ना बोलना भाई। आपने कहा जी सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा यहां पर नोटिस करना कि जब आपने 2 की पावर 3 की फॉर्म में लिखा, 2 की पावर 3 की फॉर्म में क्यों लिखा? बिकॉज आपने यहां पर 8 सिलेक्ट किया था, इसीलिए। समझ में आ रही है बात? अच्छा एक चीज यहां पर गौर करने लायक है कि जब हम इस एक्सप्रेशन को 2 की पावर 3 की फॉर्म में लिखने गए तो यहां पे एक नेचुरल नंबर बन गया। यहां पे एक नेचुरल नंबर बन गया है ऑलरेडी। अगर नहीं बनता तो हम कुछ और करते। क्या करते वो अगले क्वेश्चन में समझ में आएगा। तो अभी तक मैंने क्या बताया वो समझो। 2 की पावर 60 को अगर मुझे 7 से डिवाइड करना है तो मैंने इधर तो लिखी पावर ऑफ 2, इधर लिखी मल्टीपल्स ऑफ 7 यानी 7 की टेबल। पहली बात। दूसरी बात, फिर मुझे क्या करना है? इधर से एक नंबर ऐसा और इधर से एक नंबर ऐसा चूज करना है कि उनका डिफरेंस 1 हो। तो मैंने इधर से 8 चूज किया। 8 इज व्हाट? 2 की पावर 3। तो मैंने इस नंबर को 2 की पावर 3 की फॉर्म में लिख दिया तो वो 2 की पावर 3 की होल पावर 20 आ गया। और यहां पे मैं बोल रहा हूं कि यहां पर मजे की बात देखिएगा कि ये 20 जो है एक नेचुरल नंबर आ गया है। अगर ये 20 नेचुरल नंबर नहीं आता, ये यहां पर पावर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं आती, तो कुछ और करते। क्या करते वो अगली प्रॉब्लम के अंदर पढ़ेंगे। इतनी चीज क्लियर है सारे के सारे बच्चों को? बच्चों ने कहा जी सर क्लियर है। तो मैंने कहा यार इसी प्रॉब्लम को मैं लिख सकता हूं 8 की पावर 20 अपॉन 7। अब आप देखिए जरा यहां पर, क्या मैं इस 8 को ये जो 8 लिखा है इसको इस नंबर की फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? इस 8 को इस नंबर की फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? बच्चे बोलेंगे हाँ सर 7 + 1 करके लिख सकते हो। यहां पे नंबर 7 है तो मैंने इस 8 को 7 की फॉर्म में लिखना था। कहने का मतलब है 8 को मुझे 7 + 1 लिख सकता हूं, दिस नंबर +1 करके लिख सकता हूं, हाँ या ना? या दिस नंबर -1 करके, +-1 करके, ये वाला टर्म लिखना होता है हमेशा इस नंबर को यूज करके। तो लिख सकते 8 को लिख दिया ये नंबर +1, राइट? तो ठीक है, मैंने कहा मेरी प्रॉब्लम ऐसी हो गई। मैंने कहा बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि अब आप इसके अंदर अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखना जानते हो तो आप क्या लिखोगे? देखो जरा, 20C0 7 की पावर 20 प्लस 20C1 7 की पावर 19 प्लस 20C2 7 की पावर 18 प्लस 20C3 7 की पावर 17 एंड सो ऑन।
देखो जरा 7 की एक एक पावर कम होती जा रही है। तो एक समय आएगा जब 7 की पावर 1 हो जाएगी और फिर एक समय आएगा जब 7 की पावर 0 हो जाएगी। ये आपका न्यूमरेटर हो गया, आपका डिनोमिनेटर है 7। राइट है जी, किसी को कोई तकलीफ किसी भी प्रकार की इतने के अंदर तो जरा ऑब्जर्व करना बेटे। देखिए मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, क्या किया हमने, 2 की पावर 60 अपॉन 7, मुझे ये दिया था रिमाइंडर बताओ, तो मैंने 2 की तो पावर्स लिखी, 7 की टेबल लिखी। इन दोनों में से मैंने एक नंबर ऐसा चूज किया, एक इधर से एक इधर से, ऐसा नंबर चूज किया कि उनका डिफरेंस 1 होता है, वो मैंने चूज कर लिया। तो मुझे पता चला ये 8 और ये 7, तो मैंने कहा 2 की पावर 3 सिलेक्ट किया हमने अल्टीमेटली। तो इस नंबर को हमें 2 की पावर 3 की फॉर्म में लिखना था, तो हमने अपने प्रॉब्लम को ऐसा लिख दिया। और ये लिखते वक्त यहाँ पे पावर जो है वो नेचुरल नंबर आ गई। अगर वो पावर नेचुरल नंबर नहीं आती तो हम कुछ और करते, क्या करते हैं वो अगली प्रॉब्लम के अंदर बताऊंगा। ठीक है, आ गई तो मैंने कहा चलो आगे बढ़ो। फिर मैंने कहा इस 2 की पावर 3 को 8 लिख देते। अब इस 8 का क्या करें, इस नंबर की फॉर्म में लिखना है हमें। तो मैंने कहा ये नंबर में क्या ऐड करूं कि 8 आ जाए, तो मैंने कहा +1 करना है। तो 7 + 1 की होल पावर 20 और फिर ये लिख दिया। और यहां मैंने ऊपर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया अपॉन 7। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत? अब जरा गौर करना, यहां पर ये जो टर्म है इसमें 7 आ रहा है। अगर मैं इन सभी प्लस 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 के अबाउट अगर स्प्लिट कर दूं तो देखना जरा न्यूमरेटर को, तो ये वाले टर्म में 7 आ रहा है, नीचे भी एक 7 आ रहा है, वो तो कट जाएगा। ये वाले टर्म में भी 7 आ रहा है, नीचे भी 7 आ रहा है, कट जाएगा। ये वाले टर्म में भी 7 आ रहा है, नीचे भी एक 7 आ रहा है, कट जाएगा। ये वाले टर्म में भी 7 आ रहा है, नीचे भी एक 7 आ रहा है, कट जाएगा, एंड सो ऑन, आगे आगे जाते जाएंगे। तो इस प्लस के अबाउट स्प्लिट करने पर मेरे टर्म्स जो है वो सेपरेट होते चले जाएंगे और 7 ये जो है उनको काटता चला जाएगा। ये वाले टर्म में भी 7 आ रहा है, तो कोई दिक्कत होने की बात नहीं है, ये वाला टर्म भी इसके साथ कट जाएगा। केवल ये टर्म बच जाएगा क्योंकि इसके अंदर 7 नहीं आ रहा है। यस और नो, केवल ये टर्म बच जाएगा क्योंकि इसके अंदर 7 नहीं आ रहा है। अगर ऐसी बात है ना बेटा है तो समझो जरा, तो समझना जरा, क्या समझना, तो समझना जरा कि मेरे पास क्या आया था, मेरे पास आया था 20C0 7 की पावर 20 अपॉन 7 प्लस 20C1 7 की पावर 19 अपॉन 7 प्लस 20C2 7 की पावर 18 अपॉन 7 प्लस एंड सो ऑन चलते गया था मैं 20C19 7 की पावर 1 अपॉन 7 प्लस 20C20 7 की पावर 0 अपॉन 7। अब देखना जरा, ये वाला टर्म है, ये तो कुछ ना कुछ नेचुरल नंबर ही बनेगा। देख लो जरे सारे के सारे भाइयों, यहां पे कहूं या यहां पे कहूं रिमाइंडर कितना होगा 0, यहां पे कहूं रिमाइंडर कितना होगा, बच्चे बोलेंगे 0, यहां पे कहूं रिमाइंडर कितना होगा, बच्चे बोलेंगे 0, एंड सो ऑन। यहां पे कहूं रिमाइंडर कितना होगा 0, लेकिन यहां पे कितना हो जाएगा रिमाइंडर, जरा मुझे बताना। सर बच्चे बोलेंगे कि ये वाली चीज तो सर 1 है, तो 1/7 करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। तो इन सारी चीजों का एडिशन कितना आया, 1 आया। तो देयरफॉर 1 इज द रिमाइंडर। समझ में आई बात? देख लो जरा सारे के सारे बच्चे, फिर से देख लो, इतना इजी है। पता नहीं खामा कंफ्यूज होते रहते बच्चे, है ना। यस, तो मैंने ऊपर बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख दिया, फिर इन प्लसेस के अबाउट स्प्लिट कर दिया। जैसे ही स्प्लिट किया तो ये तो डिवाइड हो ही जाता है परफेक्टली, क्योंकि ऊपर भी 7 आ रहा है, नीचे भी 7 आ रहा है, कट जाएंगे तो रिमाइंडर 0, यहां से भी रिमाइंडर 0, यहां से भी रिमाइंडर 0, ऐसे करते करते चलते जाएंगे। यहां से भी 0 रिमाइंडर, लेकिन यहां से 1 आ जाएगा और अल्टीमेटली इन सारी चीजों को जोड़ के मेरा फाइनल रिमाइंडर आ गया, कितना आ गया, 1 इज द रिमाइंडर। क्लियर है जी? चलिए, तो यहां पर ये वाला प्रॉब्लम हम करते हैं अब खुद से। मैंने कहा 7 की पावर 105, 7 की पावर 105 अपॉन कितना करना है, 25। मैंने कहा यार तो 7 की टेबल लिखनी पड़ेगी अपने को, नहीं 7 की तो पावर्स लिखनी पड़ेगी। कहां तक लिखनी पड़ती है, जब तक कि इधर से एक टर्म और इधर से एक टर्म ऐसा नहीं मिल जाता कि उनकी टेबल जो होती है वो सॉरी उनका डिफरेंस जो होता है वो 1 हो जाए। मिल गए क्या ऐसे टर्म्स कि इधर से एक टर्म इधर से एक टर्म जिनका की डिफरेंस 0 हो, मिल गए क्या? हाँ सर मिल गए। कौन कौन से मिल गए देखो जरा। सर एक तो ये रहा और एक ये रहा। मैंने कहा चलो जी बहुत बढ़िया, क्या बात है।
तो मैंने कहा यार इसी प्रॉब्लम को हम लिखेंगे 7 की पावर 2। जब इसको 7 की पावर 2 में लिखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो यहां पे आप एक चीज नोटिस करिएगा, क्या नोटिस करिएगा कि दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। तो अब ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो मैंने कहा था फिर हम कुछ और करेंगे। जब ये नेचुरल नंबर नहीं बनेगा तो क्या करेंगे, मैंने कहा था अगली क्लास अगले क्वेश्चन में करवाऊंगा, क्योंकि यहां पर जब मैंने प्रॉब्लम किया था ना बेटे, तब तो मुझे नेचुरल नंबर मिल गया था। अब अगर मुझे नेचुरल नंबर नहीं मिलता है तो मैं देखता हूं, देखो क्या करूंगा। मैं क्या करता हूं पता है, मैं इसी चीज को लिखता हूं सबसे पहले यहीं से, है ना। देखना जरा मैं क्या करता हूं, बहुत ही मजेदार चीज करूंगा। मैं अगर 7 ड्रॉप कर दूं पहले, और इसी प्रॉब्लम को पहले अगर ऐसा लिख दूं, और यहां पर मैं लिख दूं 7 इंटू 7 की पावर 2 की होल पावर 104/2, तो ये एक नेचुरल नंबर पावर में आ गया कि नहीं आ गया। अब मैंने क्या किया, देखो ये एक नेचुरल नंबर नहीं आ रहा था 105/2, तो मैंने कहा ये तो पंगा है, इसको नेचुरल नंबर बनाना है। तो क्या किया, 7 की पावर 105 में से एक 7 ड्रॉप कर दिया, तो वही प्रॉब्लम ऐसी बन गई। फिर ये जो 7 की पावर 104 है, इसको मैंने लिखा 7 स्क्वायर, और ये 7 स्क्वायर क्यों लिखा, बिकॉज मैंने यहां से 49 चूज किया था, तो ये ऐसा आ गया। अब यहां पे ये जो पावर है ना, ये वाली, ये कितनी है पावर, देखो 52, विच इज अ नेचुरल नंबर। तो मैंने कहा काम बन गया, बस ये काम करना है। सर अगर एक 7 बाहर लेने से बात नहीं बनती, तो मैंने कहा फिर 7 स्क्वायर लेते। अगर वैसे ही बात नहीं बनती तो 7 क्यूब बाहर लेते। समझ में आ रही है बात, तो ये नेचुरल नंबर बन गया। मैंने कहा द मोमेंट ये नेचुरल नंबर बन गया, मैंने कहा अपना लॉटरी लगने वाला है। क्यों, बिकॉज इसी प्रॉब्लम को मैं लिख सकता हूं 49 की पावर 52/25, और फिर फर्दर इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इसी चीज को मैं लिख सकता हूं 7, और इस 49 को लिखूंगा इस टर्म में, 49 को लिखूंगा इस टर्म की फॉर्म में, यानी क्या लिखूंगा 50 - 1 की पावर दिस अपॉन 25। मैंने कहा इसका तो बाइनोमियल एक्सपेंशन तुम जानते हो ना, तो बच्चे बोलेंगे जी सर बिल्कुल जानते हैं। तो मैंने कहा 52C0 50 की पावर 52 माइनस 52C1 50 की पावर 51 प्लस 52C2 50 की पावर 50 माइनस 52C3 50 की पावर 49 एंड सो ऑन। चलते जाओगे भैया, कहां तक चलते जाओगे सर, आखिरी टर्म तक जाना है। तो वो हो जाएगा 52C51 माइनस के साथ ऑब्वियसली 50 की पावर 1, और लास्ट में आएगा कितना 52C52 50 की पावर 0। यस और नो, और सभी में ये 7 मल्टीप्लाई है, देख लो जरा, क्योंकि यहां पे 7 इंटू ये था, तो ऊपर वाला जितना भी बाइनोमियल एक्सपेंशन आएगा सभी में ये 7 मल्टीप्लाइड है अपॉन 25। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया। अब अगली स्टेप हम क्या करेंगे, अगली स्टेप ये करेंगे कि इन प्लस और माइनस के अबाउट हमारे एक्सप्रेशन को हम स्प्लिट कर देंगे। अगली चीज हम क्या करेंगे, इन प्लस और माइनस के अबाउट हम हमारे एक्सप्रेशन को स्प्लिट कर देंगे। तो मैंने कहा जरा करो, द मोमेंट हम इसको स्प्लिट करेंगे तो यह आ जाएगा 7 इंटू 52C0 50 की पावर 52 अपॉन 25, ओके, माइनस 52C1 50 की पावर 51 अपॉन 25 प्लस 52C2 50 की पावर 50 अपॉन 25, और ये 7 भी है, सॉरी है ना, तो ये 7 और यहां पे भी 7 है, इंटू दिस 25 एंड सो ऑन। ये 7 मैंने अब सभी के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो ये ऐसे चलता रहेगा 52C3 50 की पावर 49 अपॉन 25 एंड सो ऑन। यहां पे आ जाएगा माइनस 52C51 50 की पावर 1 इंटू 7 अपॉन 25। ये 7 को भूलना मत, ये 7 सब में मल्टीप्लाइड है, ठीक है। चलिए, और ये आ गया 7 इंटू 52C52 50 की पावर 0 अपॉन 25।
तो अब आप एक चीज गौर करना बेटे, यहां पर देखिए, यहां 25 है और यहां पे 50 की कुछ ना कुछ पावर है, तो डोंट यू थिंक कि 50 की कुछ भी पावर हो तो उसके अंदर 25 तो आ ही रहा होगा। 50 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 50 52 टाइम्स आएगा, तो जब ये 25 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। सोचो जरा, 50 को एक ही काट देंगे 25 तो ये कट ही जाएगा। यहां पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। 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 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। कब तक? जब तक 50 का पावर 1 रहता है, क्योंकि 50 का पावर 1 जब तक रहता है तो वो 25 उसको काट देगा, यानी यहां तक मेरा रिमाइंडर 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 ऐसे चलता रहेगा। केवल ये वाला टर्म अकेला बच जाएगा, अकेला। हाँ या ना? सोचो सोचो सोचो। और ये वाला टर्म अगर अकेला बच जाएगा बेटे, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये टर्म अकेला बच जाएगा तो फिर आप रिमाइंडर निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? सारे के सारे बच्चे रिमाइंडर निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? सारे के सारे बच्चे बताओ जरा मुझे, बताओ बताओ। गोपी टेल टेल, कितना आएगा रिमाइंडर? सर 7/25 बच जाएगा बेचारा अकेला, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? Therefore, remainder is equal to 0 plus 0 plus 0 plus and so on till 7/25। ये बच जाएगा ना, मतलब 0 0 0 0 चलता रहेगा, ये 7/25 बच जाएगा, तो 7 हैज टू बी द रिमाइंडर, क्योंकि वो चीज डिवाइड हो ही नहीं पाएगी 25 से। हाँ या ना? 7/25 आएगा, तो द आंसर शुड बी व्हाट? रिमाइंडर क्या आ गया भैया? रिमाइंडर आ गया हमारा 7। देख लो जरा सारे के सारे बच्चे, दैट्स इट, द प्रॉब्लम इज डन। बस ये एल्गोरिथम के अंदर बैठ जाओ, और कुछ भी नहीं चाहिए, बस सिंपल सी बात है यही। समझ में आ गई बात? अच्छा, रिमाइंडर कभी भी माइनस आता है क्या? जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि 14 को मैंने 5 से डिवाइड किया, तो आप कितना रिमाइंडर बोलते हो? 4 बोलते हो। अगर मान लो कभी आपका आंसर ऐसे -1 आ जाए ना, कभी भी आंसर मान लो -1 आ जाए, तो नेगेटिव तो रिमाइंडर हो ही नहीं सकता। तो आप क्या करिए, उस नंबर को ऐड कर दीजिए जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। जैसे -1 अगर रिमाइंडर आ गया मान लो, तो आपको मैंने बोला 14/5, तो आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो -1 में +5 और कर दीजिए, तो 4 रिमाइंडर आता है। देख लीजिए, हम यूजुअली रिमाइंडर को कभी भी नेगेटिव नहीं बोलते हैं। बाकी 14/5 को हम एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि 4 रिमाइंडर आ रहा है, या ये भी बोल सकते हैं ना -1 आ रहा है। 13/5 को एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं 3 या -2, है ना? तो जब भी कभी नेगेटिव आंसर आए ना, तो नेगेटिव रिमाइंडर होता नहीं है, इसीलिए हम करते क्या है, अगर ऐसे सॉल्व करते वक्त कभी भी नेगेटिव आंसर अगर आपके पास आ जाता है, तो उस नंबर को और ऐड कर दीजिए जिससे कि आप डिवाइड कर रहे हो, बस और कुछ नहीं। जैसे मान लो यहां पर मेरे पास आ जाता -7 लेट से, तो -7 तो मेरा रिमाइंडर कभी भी हो नहीं सकता, तो मैं 25 उसमें और ऐड कर देता, बिकॉज मैं यहां पर 25 से डिवाइड कर रहा हूं, तो इन दैट केस द आंसर वुड हैव बीन 18। बस दैट्स इट। आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स जितना मैंने बताया उसके थ्रू सॉल्व हो जाएंगी, कभी कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है भैया? किसी को कोई डाउट, किसी प्रकार का डाउट ऑफ एनी काइंड होना ही नहीं चाहिए। चलिए जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए यहां पर देखते हैं, प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज डिविजिबल बाय 64। ठीक है, तो आपने कहा यार ये 8 की टेबल में आता है, एक तरीके से ये 8 की टेबल में आता है। देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि यार 25 की टेबल लिखो, फिर हमने बोला था यार यहाँ पे इसकी पावर्स लिखो अलग अलग, है ना। अब एक और कैटेगरी के प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि ऐसे होते हैं। ठीक है, इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखो मैं बोलता हूं कि आप ये किसकी टेबल में आता है पहले वो लिख लो। तो ये किसकी टेबल में आता है? 8 की टेबल में आता है, क्योंकि 8 1 8 8 होता है, 8 2 ये जो है वो ये हो गया, कितना हो गया अपना 16 हो गया, एंड सो ऑन। तो 8 × 8 करेंगे तो 64 आता है। ठीक है, ठीक है। और यहां पे मैं किसी तरीके से 8 की पावर्स बना सकता हूं क्या? सोचो जरा, किसी तरीके से। जी सर, इसी चीज को अपन लिख सकते हैं 8 + 1 की होल पावर 7 और +8 - 1 की होल पावर 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखो जरा बच्चे, यस। तो इस तरीके से सोचना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। समझ में आ रही है बात? इन सच कैटेगरीज कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। जब रिमाइंडर पता करना होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फंडा अपन ने देख लिया। क्या फंडा देखा? यहां पे लिखते हैं पावर ऑफ जो भी नंबर बड़ा है
उसकी पावर्स, और जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं उसकी टेबल यहां से लिखते हैं। फिर एक नंबर इधर से एक नंबर इधर से ऐसा चूज करते हैं कि उनका डिफरेंस जो होता है वो 1 होता है। अब यहां पे थोड़ा सा अपने को उल्टा सोचना पड़ता है इन सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। उल्टा सोचने का मतलब क्या है, देखो यहां पे मुझे इसने सीधे ही बोल दिया कि यार डिविजिबल बाय 64, तो मैंने कहा यार 64 किस किस की टेबल में आता है। पहले तो मेरे दिमाग में ये आना चाहिए, तो 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है, राइट यस। तो मैंने कहा यार यहां पे 9 लिखा हुआ है, तो 9 को तो मैं 8 की फॉर्म में बना सकता हूं, या 2 की फॉर्म में 9 को बना सकते हो क्या? सोचो जरा, 2 की फॉर्म में 9 को नहीं बना पाओगे। चलो जैसे तैसे मान लो 3 की टेबल में बना भी लिया, तो 7 को 3 की टेबल में नहीं बना पाओगे। इन दोनों टर्म्स को बेसिकली हमारा ऐसा एजेंडा रहता है कि किसी एक टर्म की फॉर्म में बना सके और रैदर प्लस माइनस 1 आए उसके अंदर, है ना। ये प्लस माइनस 1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहां पे भी हम यही कर रहे थे। देखो जरा, हमने इधर से एक नंबर ऐसा चूज किया था कि उनका डिफरेंस 1 हो, राइट। तो ये प्लस माइनस 1 बड़ा कीमती होता है। तो ये प्लस माइनस 1 से मुझे आइडिया लग रहा है कि 9 को अगर मैं लिख दूं 8 + 1 और 7 को मैं लिख दूं 8 - 1, तो 8 की टेबल में आ रहा है ये, मतलब 8 की टेबल में ये भी आता है। तो दैट्स व्हाई आई हैव चूजन इट लाइक दिस। और फिर अगर मैं आप लोगों से कहूं कि यहां पर इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखो, तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लिख लोगे 7c0 8 की पावर 7 प्लस 7c1 8 की पावर 6 प्लस 7c2 8 की पावर 5 प्लस 7c3 8 की पावर 4 प्लस 7c4 8 की पावर 3 प्लस 7c3 8 की पावर 2 प्लस 7c2 8 की पावर 1 प्लस 7c, नहीं कहीं गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, ये तो सही है, ये 3 और ये तो 5 आएगा ना। तो 7c5 8 की पावर 2, 7c6 8 की पावर 7c7 8 की पावर 0, ये लिख दिया। मैंने कहा ठीक है चलो अब इसका एक्सपेंशन लिखते हैं। अगर इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो यहां पे लिखते हैं थोड़ा सा, है ना। क्या जाएगा, 9c0 8 की पावर 9 माइनस 9c1 8 की पावर 1 प्लस 9c2 8 की पावर 2 प्लस 9c3 8 की पावर 9 है ना, तो 8 की पावर 8 लिखते हैं यहाँ पे, फिर 8 की पावर 3 लिख देंगे एंड सो ऑन। ठीक है जी, यहां पे माइनस आएगा। यप, बाइनोमियल एक्सपेंशन तो लिखना जान ही गए अब तो, आया ना। ठीक है, तो ये 8 की पावर 6 एंड सो ऑन चलेंगे। तो एक समय आएगा जब 9c7 जब होगा तो 8 की पावर 2 आ जाएगी और ये माइनस साइन के साथ आएगा, आया ना, नहीं बिल्कुल माइनस साइन के साथ आएगा। ठीक है, और फिर आएगा अपने पास क्या, प्लस 9c8 8 की पावर 1 और ये कितना आएगा, माइनस 9c9 8 की पावर 0। राइट है जी, ऐसा बाइनोमियल एक्सपेंशन आ जाएगा। अब हमें इस चीज को करना है किससे डिवाइड, 64 से। 64 यानी 8 स्क्वायर। तो जब आप इस चीज को 8 स्क्वायर से डिवाइड करने जाओगे ना, तो नोटिस करना कि 8 स्क्वायर किस किस टर्म में आ रहा है। 8 स्क्वायर जो है वो किस किस टर्म में आ रहा है, बस आपको ये नोटिस करना है। 8 स्क्वायर यानी कि इस चीज को अगर आप 64 से डिवाइड करने जा रहे हो, यानी कि अल्टीमेटली आप 8 स्क्वायर से डिवाइड करने जा रहे हो। अब 8 स्क्वायर जो है वो कहां कहां आ रहा है, जरा नोटिस करना। सर यहां आ रहा है, जब इस प्लस के अबाउट स्प्लिट करोगे तो यहां पे तो 8 स्क्वायर आ ही रहा है, तो ये तो मुझे रिमाइंडर 0 देगा। इसके अंदर भी 8 स्क्वायर आ ही रहा है, ये भी मुझे रिमाइंडर 0 देगा। इसके अंदर भी 8 स्क्वायर आ रहा है, ये भी मुझे रिमाइंडर 0 देगा। ये भी 0, ये वाला भी 0, ये वाला भी 0, आया ना। लेकिन ये वाला जो है वो कितना देगा, ये 7c6 का वैल्यू 7 होता है और इंटू 8, तो 7 × 8 हो गया। ये वाला कितना होगा, +1 होगा। फिर व्हाइट वाले अगर मैं करने जाऊंगा तो ये व्हाइट वाले जो है वो कितना देंगे, 0, क्योंकि यहाँ पे 8 की पावर 9 है, 8 की पावर 2 तो कट ही जाएगा उससे। फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0 एंड सो ऑन चलता रहेगा। यहां पे भी मुझे 0 मिलेगा और फिर यहां पे मुझे 9 × 8, 8 9 72, अच्छा ठीक है, और ये मुझे 1 मिलेगा, ऐसे मिलेगा। हाँ या ना। रिमाइंडर्स के बारे में बात करें तो देखिए यहां पे मुझे 9 × 8 मिलेगा और यहां पे मुझे -1 मिल जाएगा। तो ये मेरा रिमाइंडर आ रहा है इफेक्टिवली। तो मेरा रिमाइंडर कितना हो गया, मैंने कहा यार रिमाइंडर मेरा मुझे प्रूव करना है कि डिविजिबल है, यानी मुझे रिमाइंडर 0 प्रूव करना है ना। तो 7 7 46 7 8 56, ठीक है, +1 माइनस कितना आ गया, ये 8 9 72 -1,
राइट, ऐसा आ गया। तो ये कितना आ गया बेटा, देखो जरा सर, ये आ गया 56 प्लस 72 कितना हो गया 128। अब मुझे एक बात बताओ, 128 जो है वो 8 स्क्वायर से बड़ा है कि छोटा है, 64 से बड़ा है कि छोटा है? सर बड़ा है। रिमाइंडर कभी भी जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा कैसे हो सकता है? तो आप इस नंबर को फर्दर डिवाइड अगर करेंगे किससे, 64 से, तो 128 डिवाइडेड बाय 64 अगर आप करेंगे तो 2 आ जाता है, यानी परफेक्टली डिविजिबल बाय 64। डिविजिबल बाय 64। तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो आप क्या बोल सकते हो कि परफेक्टली डिविजिबल है आपका नंबर, जी वही बोला। दैट्स इट। क्लियर है सारे के सारे बच्चों को? किसी को कोई आपत्ति किसी भी प्रकार की तो देखिएगा जरा बेटे, मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर भी देखेंगे, प्रूव दैट 2 की पावर 4n माइनस 15n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 225। अब 225 जो है वो किसकी टेबल में आता है, 15 स्क्वायर होता है ना, 5 की टेबल में भी आता है, एंड सो ऑन, राइट। यहां पे 2 की पावर 4n देख के आपके दिमाग में क्या आता है कि आप इसी चीज को ऐसा लिख सकते हो, और ये चीज होती है 16, तो इसी को आप ऐसा लिख सकते हो, और अगर ऐसा लिख दिया तो ये डिविजिबल बाय 225 है कि नहीं है, ये आपको देखना है। रिमाइंडर 0 है कि नहीं है ये आपको देखना है, रिमाइंडर 0 है कि नहीं ये आपको देखना है। समझ में आ गई बात? तो कैसे देखेंगे भैया? सबसे पहले तो बाइनोमियल एक्सपेंशन इतने पोर्शन के अंदर, तो NC0 15 की पावर n प्लस NC1 15 की पावर n माइनस 1 प्लस 15C2 15 की पावर, सॉरी n आएगा यहां पे, n है NC2 15 की पावर लगा दो n माइनस 2 एंड सो ऑन, चलते जाना है। कहां तक जाना? तो बहुत दूर तक है। 15 की पावर 1 प्लस 15CN 15 की पावर 0, ये हो गया। अच्छा, माइनस 15n, और ये तो आ ही रहा है तो इसको भी लिख देते हैं, माइनस 15n माइनस 1 अपॉन 25, सॉरी 25 नहीं 225। तो 225 को हम लिख सकते हैं क्या, 15 का स्क्वायर, हाँ है ना। तो 15 का स्क्वायर अगर ये, तो हमारा एजेंडा यही देखने का है कि यार 15 का स्क्वायर किस किस में आ रहा है, तो इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, एंड सो ऑन आएगा। केवल इन टर्म्स के अंदर नहीं आएगा 15 का स्क्वायर, बाकी इनसे पहले आने वाले सारे टर्म्स के अंदर 15 का स्क्वायर आएगा। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, NCN माइनस 1, तो NCR इक्वल टू NCN माइनस R होता है, तो ये तो NC1 के बराबर ही होगा, और NC1 बाय द वे n होता है। तो ये चीज आ गई कितनी, 15n, ये चीज कितनी आ रही है +1, और ये कितना आ रहा है माइनस 15n माइनस 1, तो मेरे ख्याल से ये तो कट ही जा रहा है, 0 आ रहा है। दैट्स इट। तो ये चीज डिविजिबल है हमेशा 225 से, काम खत्म। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? किसी को कोई दिक्कत? चलिए मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं आप लोगों के लिए। जब भी कभी इस तरीके की प्रॉब्लम आए, बोले डिवाइडेड बाय दिस, तो ये देख लो कि यार ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 8 का परफेक्ट स्क्वायर, तो ट्राई टू ब्रिंग दैट इन दी प्रॉब्लम। समझ में आ गई बात? अच्छा, यहां पे ऐसा भी हो सकता था कि है ना, मान लो 216 दे देता, तो 216 दे देता तो हम यहाँ पे 8 की क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है ये। अगर 216 होता तो 8 का क्यूब है, तो हम यहाँ पे 8 के क्यूब वाले जो टर्म है वहां तक तो बोल देते हैं कि रिमाइंडर 0 है, और फिर यहां से और यहां से रिमाइंडर आ जाता। समझ में आ रही है बात? अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए 25 बोलता, नहीं खैर वो तो नहीं होता, ठीक है। हाँ यस, जैसे मैंने यहाँ पे 225 बोला तो मैं 15 का क्यूब भी बोल सकता था, या मैं 15 खुद भी बोल सकता था। अगर 15 खुद बोलता तो यहां तक का रिमाइंडर 0 हो जाता। समझ में आ रही है? मैं अगर बोलता कि डिविजिबल बाय 15 करता हूं, डिवाइडेड बाय 15 करता हूं, तो रिमाइंडर कितना आता है, तो मैं यहां तक तो रिमाइंडर मेरा 0 हो जाता, क्योंकि सभी में 15 आता, इस पोर्शन में केवल 15 नहीं आता, तो यहां से मेरा रिमाइंडर आ जाता। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? किसी को कोई आपत्ति? मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम विथ नॉन इंटीग्रल इंडेक्स, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या, नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब अगर कभी भी मेरा पावर नॉन इंटीजर है, या कहूं रैशनल नंबर है, या नेगेटिव इंटीजर है, अगर ऐसा है तो विथ नॉन, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा, विथ नॉन इंटीग्रल इंडेक्स नहीं बोलूंगा मैं इसको,
मैं बोलूंगा इसको विथ रैशनल और नेगेटिव इंडेक्स। इंडेक्स मतलब पावर, ठीक है। यप, चलिए देखिएगा जरा, देखो हम लोगों ने ये 1 प्लस एक्स की होल पावर एन का एक्सपेंशन पढ़ा हुआ है, राइट। 1 प्लस एक्स की होल पावर एन का, जहां पे एन एक नेचुरल नंबर होता था, राइट है। क्या होता था? NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब एंड सो ऑन। अब मैं 1 प्लस एक्स की होल पावर एन, जहां पे हियर n कैन बी एनी नेचुरल नंबर, एनी रैशनल नंबर, वैसे रैशनल नंबर के अंदर ही एनी नेचुरल नंबर्स आर कवर्ड, बट फिर भी लिख दे रहा हूं, एनी नेगेटिव इंटीजर एज वेल। हालांकि रैशनल नंबर के अंदर ये दोनों चीजें आ जाती है, नेचुरल नंबर भी आ जाता है और नेगेटिव इंटीजर भी आ जाता है, फिर भी मैंने लिख दिया, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो जब भी कभी यहां पर n जो है वो कोई भी रैशनल नंबर हो कहूं, तो ये वाली और ये वाली कंडीशन उसी के अंदर ही आ रही है, बिकॉज नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज रैशनल नंबर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर आल्सो ऑलवेज रैशनल नंबर्स, राइट। तो यहां पर एक कंडीशन होनी चाहिए, क्या कि मॉड x का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको दिया हुआ है कि मॉड x का वैल्यू लेस देन 1 है, तो आप इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड कर सकते हैं बाइनोमियली। अगर ये चीज नहीं दी हुई है तो आप नहीं कर सकते। मॉड x लेस देन 1 होना चाहिए, तभी आप ये n कोई भी रैशनल पावर अगर होगा तो आप उसको बाइनोमियली एक्सपैंड कर सकते हैं, एंड द बाइनोमियल एक्सपेंशन लुक्स लाइक दिस। अब सर इसको याद कैसे करें? देखो ये 1 प्लस nx तो बच्चे को याद रह जाता है, 1 प्लस nx। यहां पे थोड़ी सी फिर उसको दिक्कत आने लगती है, तो मैं कहता हूं देखो जरा समझो, ये बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। यस, ये यहां पे 2 फैक्टोरियल कर लो, यहां पे 3 फैक्टोरियल कर लो इसकी जगह पे, ठीक है, और इजीली याद हो जाएगा। देखिएगा मैं कैसे याद करवा रहा हूं इसको। 1 प्लस nx बहुत छोटा एक्सप्रेशन है, बच्चों को याद रह जाता है। देखो फिर n आ रहा है तो n माइनस 1 भी आ रहा है, यानी n आया तो उससे एक कम भी आया। कितने टर्म्स हो गए n वाले? 2। तो x की पावर में भी 2 लिखा है और उसी का फैक्टोरियल नीचे लिखा हुआ है। देखिए n में टर्म्स कितने हैं? 2, n और n माइनस 1, है ना। n में टर्म्स कितने हैं? 2, n और n माइनस 1, ठीक है। तो 2 टर्म्स है, इसीलिए मैंने x की पावर 2 लिखा है और 2 फैक्टोरियल भी नीचे लिखा है। यहां पे देखिए n में कितने टर्म है? n, n माइनस 1 और उससे एक और कम n माइनस 2, 3 टर्म है। तो देखिए x की पावर भी 3 लिखा है और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लिखा है। अगला टर्म बताइए n, n माइनस 1, n माइनस 2 और उससे एक और कम का मल्टीप्लीकेशन, यानी n माइनस 3। टर्म्स लिखे हैं 4, तो x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलते जाना है। कहां तक चलते जाना है? जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान, इंफिनिटी तक चलते जाना है बस। याद रखने का ट्रिक समझ लिया, 1 प्लस nx तो याद रह जाता है, और वैसे भी n के अंदर भी यही ट्रिक लग रही है। देखो एक ही टर्म है n, एक ही टर्म है, तो x के ऊपर पावर 1 होना चाहिए और नीचे 1 फैक्टोरियल होना चाहिए। हो गया, दैट्स इट। यहाँ पे एक भी टर्म नहीं है n का, तो यहाँ पे x की पावर भी 0 होनी चाहिए और नीचे 0 फैक्टोरियल। तो यही ट्रिक पूरे में फॉलो हो रही है। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? और यहीं पे अगर मैं x के जगह पे माइनस x रिप्लेस कर देता हूं तो इसका भी फंडा बन जाएगा। हर x के जगह पे माइनस x डाल दीजिए, तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइंस के साथ आपका एक्सपेंशन हो जाएगा। सर अगर मैं मान लीजिए n का वैल्यू मान लीजिए 2 ले लेता, है ना, n का वैल्यू 2 ले लेता, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करिए कि मैंने बोला यहां पे तो रैशनल पावर कोई भी हो सकती है। रैशनल पावर कोई भी हो सकती है कहने का मतलब नेचुरल नंबर भी हो सकती है, जो हम अभी तक पढ़ के आए थे। तो समझिएगा जरा, अगर मैं आपसे बोलता हूं 1 प्लस एक्स की होल पावर 2, तब भी ये चीज वैलिड है। कैसे वैलिड है सर? आप तो बोल रहे हो ये इनफाइनाइट तक जाएगी। बेटा मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये सारे के सारे टर्म्स 0 होंगे इन दैट केस। देखो जरा, n का वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। यहां पे भी ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म आगे तो 0 हो जाएंगे, और ये वाला वही आ जाएगा जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है। देखो करो जरा, इसमें डालो n का वैल्यू 2 डालो, तो 1 प्लस 2x प्लस ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, वही तो लिखा हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो ये जो चीज है ना वो ब्रॉडर चीज है। अभी तक हम जो बाइनोमियल के अंदर पढ़ रहे थे NC0, NC1, NC2, NC3 बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हम पढ़ रहे थे वहां पे NC0, NC1, NC2 ये चीजें हम जब एक्सपेंशन के अंदर पढ़ रहे थे, तो वहां पे n एक नेचुरल नंबर होना जरूरी था।
लेकिन इस फॉर्मूला के अंदर नेचुरल नंबर होना जरूरी नहीं है एन आपका, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। समझ में आ गई बात? भले ही वो इंटीजर हो, भले ही वो नेचुरल नंबर हो। समझ में आ गई बात? सारे के सारे बच्चों को याद करने का तरीका इजी है आप लोगों को। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस इसके ऊपर करवा देता हूं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। अच्छा, यहां पर ये चीज आप लोगों को गिवन होनी चाहिए कि वेर, अच्छा मॉड एक्स लेस देन 1 दिया हुआ है, तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी। क्या बताई थी मैंने आप लोगों को चीज? मैंने बोला था 1 प्लस एक्स की होल पावर n, इसको हम एक्सपैंड तभी कर सकते हैं अगर इन द केस व्हेन n इज एनी नेगेटिव इंटीजर और एनी रैशनल नंबर, कि जब मॉड एक्स का वैल्यू लेस देन 1 हो। ठीक है, ऐसा मैंने बोला था। यानी कि जो भी 1 प्लस करके लिखा हुआ है वो उसका मॉड का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए। तो हिसाब से तो यहां पर मॉड एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए था, क्योंकि 1 के साथ में क्या लिखा हुआ है? माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए था। अब माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड बोलो या एक्स स्क्वायर का मॉड बोलो, एक ही बात है। लेकिन मैंने ऐसी बात दी हुई है, तो बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मॉड एक्स लेस देन 1 है तो बाय डिफॉल्ट मॉड एक्स स्क्वायर लेस देन 1 होगा। समझ में आ रही है बात? अगर मॉड एक्स लेस देन 1 दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट मॉड एक्स स्क्वायर लेस देन 1 होगा। तो द प्रॉब्लम इज वैलिड, पहली बात तो ये। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे कि मॉड एक्स का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब मुझे इसके फर्स्ट 4 टर्म्स पता करने। तो पहले तो देखिए मैं वो एक्सपेंशन लिखता हूं, है ना, हमेशा शुरुआत में वो एक्सपेंशन लिखने की आदत डाली है। तो आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एक बारी n, फिर उससे एक कम, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2 टर्म्स लिखे हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल, प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, 3 टर्म्स आए तो एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। मुझे बोल रहा है क्या कि फर्स्ट 4 टर्म्स लिखो। तो ये मेरे 4 टर्म्स हो गए शुरुआत के, तो आगे के लिखने की क्या जरूरत है? मैंने कहा छोड़ो यार, नहीं लिखते। फिर ठीक है, मैंने कहा आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इफेक्टिवली लिखना था किसका? मुझे लिखना था इस चीज का एक्सपेंशन। तो मैंने कहा यार n का वैल्यू तो -3 है और x के जगह पे माइनस एक्स स्क्वायर पुट करना है, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। मैंने कहा हाँ यार, तो n के जगह पे -3 डाल दो और x के जगह पे माइनस एक्स स्क्वायर डाल दो। डाल दिया। n के जगह पे -3 डाल दो और x के जगह पे माइनस एक्स स्क्वायर डाल दो। मैंने कहा और आगे बढ़ते, n के जगह पे -3 डाल दो, तो ये हो गया, और यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। दैट्स इट। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? तो ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया फॉर दिस एज वेल। क्लियर है? देख लो भैया, इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप, है ना। इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 प्लस 3x स्क्वायर, फिर वो आपके हाथ में है। ठीक है, 4 3 12, तो ये -12x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये वाला कितना हो जाएगा? जो भी होगा प्लस में होगा। 4 3 12, 12 5 60, 60 एक्स क्यूब, सॉरी x की पावर 2 अपॉन 2, ये पावर 2 है। ठीक है, तो ये x की पावर 2 अपॉन पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएंगे आपके फर्स्ट 4 टर्म्स। देख लीजिए जरा अपॉन सिंप्लीफिकेशन। क्लियर है सारे के सारे बच्चों को? कुछ भी नहीं है यार, देखो बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, और वो भी याद करने के लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बता दी है कि ये फॉर्मूला आप लोगों को कैसे याद होगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट किसी प्रकार का तो देख लो यार बेटा। क्लियर है ना सारे के सारे बच्चों को? कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए यार इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। मैंने कहा देखिए जरा पावर को देखिए, -1/2 है, यानी कि अपन को बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी पावर लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, यहां पर लिखा होना चाहिए कि वेर, लिखा होना चाहिए वेर मॉड एक्स इज लेस देन 1। अच्छा, अगर मॉड एक्स लेस देन 1 दिया हुआ है तो मॉड 3x भी लेस देन 1 होगा क्या? सोचो जरा। नहीं, तो यहां पे लिखा होना चाहिए था मॉड 3x इज लेस देन 1, ये लिखा होना चाहिए था। तो ये लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया इसको। ठीक है, तो अब मैं 1 प्लस एक्स की होल पावर n वाला फॉर्मूला फिर से याद करता हूं। तो क्या होता है 1 प्लस एन एक्स, और यहां पे तो मुझे फर्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं, तो n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और आगे आगे मैं बढ़ता रहता हूं। ठीक है जी, मैंने कहा चलो यार ये बात हो गई, आगे बढ़ते हैं।
तो यहां पर है 1 प्लस 3x की होल पावर -1/2। तो समझिएगा जरा, n के जगह पे -1/2 है और x को किससे रिप्लेस कर देना है इसके अंदर, 3x से। तो मेरा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो 1 प्लस n, n का वैल्यू -½ और x के जगह डाल दीजिए 3x। ठीक है, n के जगह पे -½ n -1 करेंगे तो बेटा ऐसा आ जाएगा। बस हो गया आपका एक्सपेंशन। क्लियर है सारे के सारे बच्चों को? किसी को कोई डाउट है तो देख लीजिए, और फर्दर सिंप्लीफाई करने पर आप इसी चीज को ऐसा लिख सकते हो कि ये -1/2 आ गया, -3/2 आ गया, तो ये 3/4 आ गया। तो 3/4 इंटू 9x² अपॉन 2 फैक्टोरियल। और आगे आते रहेंगे, लेकिन अपने को लिखने की जरूरत ही नहीं है, अपने को तो केवल फर्स्ट 3 टर्म्स लिखने के लिए ही बोला गया था। क्लियर है ये बात सारे के सारे बच्चों को? देख लीजिए जरा। यस, चलिए जी। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस ऑन बाइनोमियल थ्योरम। तो अब मेरा एजेंडा ये रहेगा कि मैं आप लोगों को भर भर के जेई की प्रॉब्लम्स करवाऊं। तो चलिए जी, जेई की प्रॉब्लम्स की दुनिया के अंदर आप लोगों का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप लोगों से बोल रहा है द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल इवन डिग्री टर्म्स इन x इन द गिवन एक्सपेंशन, दिस इज इक्वल टू व्हाट? यप, चलिए आप लोगों को याद होगा जब मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों से एक चीज कही थी कि x प्लस वाई की होल पावर n प्लस x माइनस वाई की होल पावर n के साथ कैसे डील करना है। ट्वाइस ऑफ इवन पावर्स, इवन सबस्क्रिप्ट, या कहूं इवन पावर्स ऑफ y विल रिमेन, ऑड पावर्स ऑफ y विल बी कैंसल्ड आउट। याद आया आप लोगों को? क्योंकि मैंने बताया था जब आप ऐसे करोगे तो आपको प्रॉब्लम के अंदर कम लिखना पड़ेगा, और कम लिखोगे और ज्यादा जल्दी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। स्पेशली बाइनोमियल में तो भैया मान के चलो, क्योंकि इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन लिखने पड़ते हैं कि टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो मैंने कहा था NC0 x की पावर n इंटू वाई की पावर 0, ये बच जाएगा। NC2 x की पावर n-2 y की पावर 2, ये NC4 x की पावर n-4 y की पावर 4 एंड सो ऑन, ये टर्म आपके बच जाएंगे। राइट है जी। अब यहां पर अगर आप प्रॉब्लम को देखोगे तो x की जगह a लिखा हुआ है और y के जगह पे √a³ - 1 लिखा हुआ है। तो इसी प्रॉब्लम को आप लिख सकते हो क्या, ट्वाइस ऑफ 6c0 a की पावर 6 एवरीवन, और y की पावर तो खैर इसका पावर तो 0 ही आना है। मैंने कहा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6c2 a की पावर 4, और ये जो चीज आ रही है, ये जो चीज आएगी √a³ - 1, √a³ - 1, इसका कितना पावर लिखना है, 2 लिखना है। हाँ है ना? मैंने कहा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6c4 a का पावर 2, और ये जो √a³ - 1 आ रहा है, इसका पावर कितना हो जाएगा, 4, प्लस आगे बढ़ते हैं 6c6 a की पावर 0, और ये √a³ - 1 जो आ रहा है, इसका पावर 6। ऐसे ही आएगा सारे के सारे बच्चे। डायरेक्टली हमें ये लिखने की आदत डालनी चाहिए थी। मैंने आप लोगों को थ्योरी के अंदर भी सिखाया था, और जेई भर भर के ऐसी प्रॉब्लम्स पूछता है। तो आपको क्या बोल रहा है, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल इवन डिग्री टर्म्स, इवन डिग्री टर्म्स इकट्ठे करने हैं आपको, है ना। इन x नहीं होगा, ये इवन डिग्री इन a होगा, क्योंकि x तो प्रॉब्लम के अंदर है ही नहीं। तो इवन डिग्री इन a ही होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है जी भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा यार इवन पावर्स ऑफ a वाले टर्म्स को कलेक्ट करके लिखते हैं, इवन पावर्स ऑफ a वाले टर्म्स कलेक्ट करके लिखते हैं उनको। तो मैंने कहा यार एक तो ये आ जाएगा 2 इंटू 6c0 इंटू a की पावर 6, ठीक है। अच्छा, यहां पे देखिएगा ये a³ - 1 बन जाएगा। जब ये a³ - 1 इस a की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक तो आएगा a की पावर 7 और एक आएगा a की पावर 4 वाला टर्म। तो a की पावर 7 वाला टर्म तो जो है वो ऑड डिग्री हो जाएगा, तो इवन डिग्री वाला टर्म केवल यही आएगा 6c2 इंटू a की पावर 4। राइट है जी, देख लो। फिर यहां पे बढ़ते हैं हम पावर में। तो ये देखिए, ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, ये वाला टर्म बन जाएगा a³ - 1 का होल स्क्वायर, जो कि इफेक्टिवली a की पावर 6 माइनस 2a³ + 1 ऐसा बन जाएगा। जब ये a की पावर 2 इस a की पावर 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तब तो एक इवन डिग्री टर्म बनेगा, यानी कि 6c4 इंटू a की पावर 8। और जब ये a की पावर 2 माइनस 2a³ के साथ मल्टीप्लाई होगा, तब a की पावर 5 बनेगी, जो कि ऑड डिग्री हो गया, ठीक है। और फिर ये a² 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास इवन डिग्री का टर्म बनेगा लाइक दिस। मैंने कहा चलो ये भी सॉर्टेड है। फिर सिमिलरली इस पे चलते हैं।
इस पे चलेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब, और यहां पे मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाना पड़ेगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब लगाना पड़ेगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 3 जा 9, 3 जा 27, ओके, माइनस 1 माइनस 3 ए बी, ए माइनस बी, ऐसा आएगा बेटे। तो ये माइनस 3 ए क्यूब जब ए क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 इंटू, अच्छा ये तो 6 ही है, इंटू ए की पावर 6 ऐसा बनेगा। यस और नो सारे के सारे बच्चे देख लो भैया, और तो कोई इवन डिग्री का टर्म बनेगा ही नहीं। अब मुझसे ये बोल रहा है कि सम ऑफ कोएफिशिएंट्स निकालो ऑफ ऑल इवन डिग्री टर्म्स, तो इवन डिग्री वाले टर्म्स तो ये हो गए, अब इनके कोएफिशिएंट्स का सम निकालना है। इसके कोएफिशिएंट्स का सम देखो, ए की पावर 6 का कोएफिशिएंट क्या है 60, ए की पावर 4 का कोएफिशिएंट -62, ए की पावर 8 का कोएफिशिएंट 64, ए की पावर 2 का कोएफिशिएंट ये 64 एंड सो ऑन। समझ में आ रही है बात? तो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ इवन डिग्री टर्म्स जो होगा ना, उसमें केवल ये वेरिएबल्स हटा दो, ए की पावर 6, ए की पावर 4, ए की पावर 8, ए की पावर 2, इनको हटा दो, इवन डिग्री टर्म्स। तो कितना हो जाएगा वो 2 टाइम्स ऑफ 6c0 माइनस 6c2 प्लस 6c4 प्लस 6c4 माइनस 3 इंटू 6c6, दैट्स इट, ये हो जाएगा। और ये कितना आ रहा है जरा इसको कैलकुलेट करो, 2 टाइम्स ऑफ ये कितना आ गया 6c0 1 होता है, माइनस 6c2 कितना होता है 15, और ये भी 15 और ये भी 15 माइनस 3, ऐसे आएगा। तो 15 से 15 उड़ गया, तो ये 15 12 13 इज द आंसर, नहीं अच्छा इंटू 2 भी है ना, 26 विल बी द आंसर। देख लो जरा, ये दोनों उड़ गए, तो ये आ रहा है कितना 13 इंटू 2 दैट इज 26, तो C फॉर कैलकाटा इज द आंसर। देखो अगेन मैं बता रहा हूं क्या, कि पहली बात तो मुझे बोल रहा है वो इवन डिग्री वाले टर्म्स ही लेना, मैंने इवन डिग्री वाले टर्म्स को पहले तो अलग कर दिया जहां पे इवन पावर बन रही है, पहली बात। उसमें भी बोल रहा है वो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स निकालो, तो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स का मतलब क्या है, जितने भी आपने इवन डिग्री के टर्म्स इकट्ठे करे हैं, जितने भी इवन डिग्री के टर्म्स इकट्ठे करे उसमें ये ए की पावर 6, ए की पावर 4, ए की पावर 8, ए की पावर 2, ए की पावर 6, ये वेरिएबल्स को हटा दो, तो ये हटाने के बाद जो बनते हैं वो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स हो जाते हैं। समझ में आई बात सारे के सारे बच्चों को? तो दैट सम इज व्हाट द क्वेश्चन वाज आस्किंग फ्रॉम यू। आई थिंक द प्रॉब्लम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। किसी को कोई आपत्ति भैया किसी भी प्रकार की? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहां पे पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। मैंने कहा था देखो बाइनोमियल लगाने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। तो यहां पर अगर आप प्रॉब्लम को देखोगे तो प्रॉब्लम को क्या आप ऐसा भी लिख सकते हो क्या? और अगर हाँ तो यही प्रॉब्लम ऐसी बन जाएगी, और यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? n+1। यस और नो सारे के सारे बच्चे? यस। तो आप वीडियो को एक बार पॉज करो और ट्राई करो खुद से। नहीं होता है तो आप देखो, बाय दिस वे आई विल बी एबल टू डिलीवर मोर टू यू गाइज, है ना। मैं ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को करवा पाऊंगा। द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन दिस एक्सपेंशन। मैंने कहा ठीक है लिख लेंगे। क्या करें सबसे पहले बताओ जरा मुझे? सर जनरल टर्म लिख डालो। जनरल टर्म कौन सा टर्म होता है? tr+1। तो 10c के नीचे क्या आएगा? r। x/2 की कुछ ना कुछ पावर लिखेंगे और -3/x² की कुछ ना कुछ पावर लिखेंगे। अगर मैं इस प्रॉब्लम को देखूं तो सबसे पहले तो भैया मैं इसको लिख सकता हूं x/2 प्लस -3/x² की होल पावर 10। तो x की जगह ये लिखा हुआ है, y की जगह ये लिखा हुआ है। प्रॉब्लम क्लियर है आप लोगों को? यहां पे r आ जाएगा, यहां पे 10 - r आ जाएगा। तो मैंने कहा इफेक्टिव पावर ऑफ x कितनी आ रही है? तो आप बोलोगे सर इसके लिए तो x वाले टर्म्स को क्लब करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है जी कर देते हैं। तो ये आ गया बेटा जी। देख लीजिए जरा, यही आएगा। और अगर यही आएगा तो द गाय इज सेइंग कि कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 बताओ। तो इसी को मैं 4 के इक्वल करवा दूं तभी तो x की पावर 4 बनेगा। तो 10 - 3r का वैल्यू 4 के बराबर, यानी r का वैल्यू 2 के बराबर। और यही r का वैल्यू अगर मैं जनरल टर्म के अंदर डाल दूंगा तो मेरा टर्म कौन सा आ गया? पहली बात तो थर्ड टर्म आ गया।
और वो कितना आ गया 10c2 माइनस 3 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 10 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 4। तो ये कितना आ गया 10c2 इंटू 9 अपॉन 2 की पावर 8 इंटू एक्स की पावर 4। और ये कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म है। इसका वैल्यू निकाल लोगे? देखो जरा 10c2 का वैल्यू कितना होता है? 45 होता है मेरे ख्याल से। यस 45 इंटू 9 कितना होता है? 405। तो 405 अपॉन 256 मुझे कोएफिशिएंट ऑफ पूछा हुआ है, तो कोएफिशिएंट यानी दिस इज माय कोएफिशिएंट, जो भी उसके आगे लिखा हुआ है। तो द आंसर इज ए। देख लीजिए जेईई मेंस के सवाल हैं, क्या आप लोग इन्हें बड़े कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? सारे के सारे बच्चे बताना यार मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। If the third term in the binomial expansion of this equals this, then a possible value of this. अच्छा ये अपन ने किया हुआ है लास्ट क्लास, टुडेज क्लास ओनली है ना, टुडेज क्लास ओनली। टुडेज क्लास में किया था कि पिछली क्लास में किया था? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। लास्ट क्लास में किया था, है ना। और यहां पर एक चीज थी, क्या थी कि भैया ये 1 प्लस एक्स की पावर लॉग एक्स बेस 2 की होल पावर समथिंग था, है ना, ऐसा एक्सप्रेशन था। थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया, चलिए कोई बात नहीं। ये वाला चीज देखते हैं जरा, मुझे बताना x प्लस वाई की होल पावर 2n में अगर आप x माइनस वाई की होल पावर 2n ऐड करोगे तो क्या बचेगा? मैंने कहा था ना जेईई का बहुत फेवरेट है ये एक्सप्रेशन, इसलिए मैंने आपको सिंप्लीफाइड वे के अंदर भी रिकॉल करने के लिए कहा है, ताकि टाइम कम लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जब भी माइनस करते हैं तो ऑड सब्सक्रिप्ट वाले टर्म्स बच जाते हैं, याद है कि भूल गए हैं? हाँ याद होना चाहिए भाई, इसीलिए तो गला फाड़ फाड़ के बोला था उस समय। हाँ भर भर के सवाल पूछता है यार जेईई यहाँ से, है ना, एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। अब देखो जरा, x के जगह पे क्या है? √3 है। मैंने कहा यार x के जगह पे √3 है, ठीक है, और y के जगह पे क्या है? y के जगह पे 1 है। मैंने कहा ठीक है यार, तो देखो ये x की पावर क्या बनेगा? ऑड नंबर, सॉरी इरैशनल। ये टर्म इरैशनल बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो जरा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर। कैसे पता सर ऑड नंबर है? देखो 2n तो हमेशा इवन नंबर ही रहेगा, और 2n माइनस 1 करेंगे तो ऑड होगा। अच्छा, तो इरैशनल की पावर, इरैशनल यानी कि 3 की पावर, अगर ये तो हो गया √3, और इसकी भी पावर अगर मैं ऑड नंबर करता हूं तो डोंट यू थिंक ये एक इरैशनल नंबर आएगा? बिकॉज 3 की पावर नॉन इंटीजर होगा, इन दैट केस इरैशनल आएगा कि नहीं आएगा? देखो जरा सारे के सारे बच्चे, तो ये √3 की पावर 2n माइनस 1 जो होगा वो एक इरैशनल नंबर आएगा कि नहीं आएगा? बताओ मुझे। यस मैंने कहा बहुत बढ़िया, है ना। चलिए फिर सिमिलरली ये वाला टर्म भी ऑड नंबर, ये वाला टर्म भी इरैशनल, एंड सो ऑन, सारे के सारे टर्म्स आपके इरैशनल ही बनेंगे। देखो जरा, फील करेंगे सारे के सारे बच्चे, देखो सारे के सारे बच्चे देखो यार, ये वाला टर्म भी आपका इरैशनल ही बनेगा, एंड सो ऑन, देखते जाओ। बिकॉज x के ऊपर पावर जब भी आ रही है वो ऑड ही आ रही है, और x का वैल्यू किसके इक्वल है? √3 के। तो √3 की पावर इरैशनल, √3 की पावर नॉन इंटीजर ही बन रहा है हमेशा, जो कि इरैशनल ही होना है। तो ओवरऑल चीज मेरे पास इरैशनल ही आ रही है यार, सारे के सारे बच्चे। यस, तो द आंसर शुड बी ए, एन इरैशनल नंबर। फील कर लो यार सारे के सारे बच्चे, एवरीवन क्लियर है ये चीज? देख लो सारे के सारे बच्चे, देख लो। देखिए मैं फिर से बता देता हूं, √3 की पावर ऑड नंबर जो है वो इरैशनल नंबर ही आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया इसी चीज को अपन लिख सकते हैं क्या? 3 की पावर ऑड नंबर अपॉन 2, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो ऑड नंबर अपॉन 2 तो एक इंटीजर नहीं है, तो 3 की पावर नॉन इंटीजर जो होता है वो हमेशा इरैशनल ही आता है। क्लियर सारे के सारे बच्चों को? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इफ द सेकेंड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज दिस, ओके, ये 13 है बच्चों, यहाँ पे है ना, ये 13 है, 13th रूट ऑफ ए। तो देखिए जरा प्रॉब्लम पहले तो कैसा है, मैं लिख देता हूं, a की पावर 1/13 प्लस ये a अपॉन a की पावर -½ लिखा जा सकता है क्या? देखो
ये 13th रूट ऑफ ए है, कहने का मतलब है a की पावर 1/13, जैसे अंडर रूट ऑफ ए हम लिखते हैं a की पावर 1/2 ऑन द सेम पैटर्न। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ऐसा है मेरा, इसी को मैं इफेक्टिवली ऐसा लिख सकता हूं, a की पावर 1/13 प्लस a की पावर 3/2 की होल पावर n, ऐसा लिख सकता हूं। इसी प्रॉब्लम को देख लो जरा, इस a की पावर -1/2 को ऊपर भेज दिया तो ऐसा बन गया। अब यहां पे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि जनरल टर्म लिखिए, तो जनरल टर्म तो tr प्लस 1 ही होता है, तो वो आ गया NCR a की पावर n-r/13, डायरेक्ट लिख सकते हो, देखो जरा, और a की पावर 3r/2 ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो देखो देखो, जनरल टर्म आराम से फील करो, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? इफेक्टिवली मेरी a की पावर कितनी हो जाएगी? इफेक्टिवली मेरी a की पावर बेटा जी हो जाएगी कुछ ऐसी। यप, अच्छा, और मुझे बोला हुआ है कि सेकेंड टर्म इन द एक्सपेंशन, सेकेंड टर्म यानी कि r का वैल्यू 1, तो r का वैल्यू अगर मैं 1 डालूंगा तो ये हो गया nc1 इंटू a का पावर n-1/13 प्लस 3/2। द सेकेंड टर्म इन द एक्सपेंशन इज दिस गिवन टू मी, 14 इंटू a की पावर 5/2, ऐसा गिवन है मुझे। यस, तो दोनों तरफ अगर आप कंपेयर करोगे तो चाहो तो आप a की पावर्स को इक्वेट कर लो, और नहीं तो आप कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर लो। अल्टीमेटली आपको पता चल रहा है कि n की वैल्यू कितनी आ रही है, 14 आ रही है, बिकॉज nc1 का वैल्यू n के बराबर होता है, याद करो, n का वैल्यू आपके पास 14 आ गया। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि nc3 अपॉन nc2 निकालो, यानी 14c3/14c2 निकालो। दो तरीके हैं, एक मैंने फॉर्मूला भी बताया था आपको पिछली क्लास के अंदर, भले वैसे निकाल लो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट के अंदर, और वो नहीं तो आपका वो फंडा तो है ही है कि 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा 14 इंटू 13 अपॉन 2 इंटू 1, तो वैल्यू निकाल लीजिए यार, बस हो गया आपका क्वेश्चन। क्लियर है सारे के सारे बच्चों को? 4 आ रहा है आंसर, A is the correct answer. So look, are you comfortable in solving these JEE problems or not is the feedback that I would like to have in the comment section from you guys. जिस किसी बच्चे ने चारों के चारों लेक्चर ऑफ बाइनोमियल थ्योरम देखे हैं, are you guys comfortable in solving these JEE के problems or not? Everyone, I would like to know. Find the coefficient of x to the power 20 in this. So we are looking for coefficient of x to the power 20 in, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले इस चीज को, क्या है ये चीज, गौर करिए जरा इसके ऊपर, वीडियो को पॉज करिए और इस चीज को गौर करिए कि ये क्या है। क्या यही चीज x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है? देखिएगा जरा सारे के सारे बच्चे। यप, तो that's what we are looking for, coefficient of x to the power 20 in, यहां पर मैं लिख सकता हूं x प्लस 1/x की होल पावर -10 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 40। हाँ या ना सारे के सारे बच्चे? यप, अच्छा, इसी को मैं फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकता हूं, देखो जरा कैसे। मैं इसी को लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर -10 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 40 अपॉन एक्स की पावर -10। तो देखना जरा, इसी चीज को मैं लिख सकता हूं, एक्स की पावर 10 को मैं ऊपर ले जाता हूं, -10 है ना, इसको मैं ऊपर ले गया, ठीक है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो सेम ही होता है, सही बोल रहा हूं गलत बात बोल रहा हूं? तो यही चीज मेरी ऐसी बन गई, देखो जरा सारे के सारे बच्चे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम होता है, तो यही चीज बेटा मेरी ऐसी बन गई। एंड द मोमेंट द वेरी सेम थिंग इज बिकमिंग लाइक दिस, तो फिर मैं अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं? देखिए, इसके हर एक टर्म के अंदर एक्स की पावर 10 मल्टीप्लाई होगा, हर एक टर्म के अंदर। तो अगर मुझे ओवरऑल टर्म में x की पावर 20 चाहिए, तो मुझे इस टर्म में पावर ऑफ x कितना चाहिए, क्योंकि उस टर्म में x की पावर 10 तो मल्टीप्लाई होना ही है। तो हमें पावर ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ, इसी चीज का मतलब दैट वी आर लुकिंग फॉर कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 50, यस और नो, टेल मी एवरीवन। क्योंकि इसके हर एक एक्सपेंशन के अंदर
ये x की पावर 10 मल्टीप्लाई हो गई, तो जब यहां से x की पावर 10 आएगी तभी तो वो x की पावर 10 और ये x की पावर 10 मिलके x की पावर 20 बन जाएंगे। दैट इज द थिंग दैट आई एम सेइंग। चलिए, और x की पावर 10 का कोएफिशिएंट लिखना है यहाँ पे, कोई भी बड़ी बात नहीं है, चाहो तो जनरल टर्म लिख दो। ये आपका जनरल टर्म हो गया, तो यहाँ 2r का वैल्यू 10 के बराबर यानी r का वैल्यू 5 के बराबर, हाँ या ना, और r का वैल्यू 5 के बराबर यानी कि बस हो गया आपका सवाल। एवरीबडी क्लियर है जी? अच्छा एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 30 आएगा, सॉरी ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है, गलती से मिस्टेक, हाँ ये 30 है और ये 30 है, तो यहाँ पे 30 CR आएगा, तो 30C5 इज कमिंग आउट टू बी द आंसर। C फॉर कैलकाटा इज द आंसर। भैया देख लो यार, कुछ भी मुश्किल है क्या इन सवालों के अंदर? आप मुझे बताइए यार बच्चों, ये सारे के सारे मतलब ऐसा सवाल है जो हमने पढ़े हुए हैं यार, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, है ना? यस, और इतना दिमाग हमारा चलना चाहिए यार, बस और कुछ है ही नहीं। जैसे कि ये वाला रिमाइंडर थ्योरम का प्रॉब्लम आज ही पढ़ाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो 25 की पावर्स लिखेंगे भैया, तो 25 की पावर 1 कितना होता है 25, 25 की पावर 2 कितना होता है भैया 625, एंड सो ऑन चलते रहना है। और टेबल लिखनी है 13 की, मल्टीपल ऑफ 13, तो 13 इंटू 1 13 होता है, 13 इंटू 2 26 होता है। एक नंबर इधर से और एक नंबर इधर से ऐसा चूज करना है कि उनका डिफरेंस कितना रहे, 1 रहे। तो मैंने कहा ये रहा और ये रहा, राइट है जी। चलिए जी, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए सर? इसको ही बनाना था, तो ये तो ऐसे ही बनेगा 25 की पावर 1, 25 की पावर 1 की होल पावर 300 व्हेन डिवाइडेड बाय 13, ऐसा प्रॉब्लम है। तो सर ऐसे ही बनाएंगे, और फिर ये तो एक नेचुरल नंबर है, मैंने कहा नेचुरल नंबर है तो कोई पंगा नहीं है, अगर नेचुरल नंबर नहीं होता तो नेचुरल नंबर पहले बनाते। तो बच्चों ने कहा ठीक है, फिर इस टर्म को आप क्या लिखोगे, इसकी फॉर्म में लिखोगे, तो आप लिखोगे 26 माइनस 1 की पावर 300 डिवाइडेड बाय 13। अब लगा दो जरा बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो आप लिखोगे 300 C0 26 की पावर 300 माइनस 300 C1 26 की पावर 299 प्लस 300 C2 26 की पावर 298 एंड सो ऑन चलते रहेंगे भैया, कहां तक? माइनस 3C29 299 26 की पावर 1 प्लस 300 C300 26 की पावर 0 अपॉन 13। अब देखो 26 की पावर जो भी कर रहे हो उसके अंदर तो 13 आ ही रहा है ना, बेसिकली 26 इज 13 इंटू 2, है ना? तो मैं अगर देखूं तो जब ये 13 इसमें इसके नीचे जाएगा तो रिमाइंडर 0, इसके नीचे जाएगा जब रिमाइंडर इसका 0, फिर 0, ऐसे करके चलता रहेगा, कहां तक? इसके पहले वाले टर्म तक चलता रहेगा। अच्छा इसमें भी 0 है भाई, मैंने कहा ठीक है -0, और फिर यहां पे +1 बच जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देखिए अगेन बता रहा हूं, इनकेस अगर किसी को समझ में नहीं आया, इस माइनस के इस प्लस के अबाउट स्प्लिट करेंगे ना जब, तो ये 13 इसके नीचे आएगा, तो 26 में तो ऑलरेडी 13 आता है, 13 इंटू 2, एक 26 को पकड़ लो, उसको 13 इंटू 2 लिख दो, फिर वो 13 और ये 13 काट दो, तो डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर 0। फिर ये वाला सेम कट जाएगा, 26 और एक 13 काट जाएंगे आपस में, यहां तक कट जाएंगे सारे के सारे, तो यहां तक तो रिमाइंडर 0 आ गया, फिर उसमें बच जाएगा क्योंकि वहां पे 26 की पावर 0 है, और ये तो 1 ही होता है 36, ये 300 C 300, तो +1 आ रहा है। अगर यहाँ पे -1 आंसर आता मान लो, तो रिमाइंडर तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो फिर हम क्या करते हैं +13 और कर लेते, तो 12 आंसर हो जाता। अगर -1 आता तो, यहाँ तो +1 ही आया है। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? देखिए रिमाइंडर थ्योरम की प्रॉब्लम्स कितने जल्दी जल्दी सॉल्व किए जा सकते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव जस्ट सीन। समझ में आ रही है बात सारे के सारे बच्चों को? यस और नो बताएंगे यार जरा मुझे आप लोग इन द चैट बॉक्स। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, है ना? कई बारी अपने से प्रॉब्लम में वो रिमाइंडर इस तरीके से पूछ लेता है,
है ना, इस तरीके से पूछ लेता है। इसका मतलब यही है कि 3 की पावर 2003 को 28 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा। तो देखिए सबसे पहले 3 के पावर्स लिखोगे आप, तो ये अलग अलग पावर्स हो गए आपके। आप कहोगे फिर 28 की टेबल लिखूंगा सर, मैंने कहा लिख लो और वहां रुक जाना जहां पे आपको लग जाएगी आपका काम बन गया है। और काम क्या होता है, इधर से एक नंबर और इधर से एक नंबर ऐसा कि उनका डिफरेंस 1 हो 1 हो 1 हो। तो ये वाला और ये वाला सर हो गया। मैंने कहा चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो 3 की पावर 3 और फिर ये 2003/3 ऐसा बनाएंगे प्रॉब्लम को। क्योंकि प्रॉब्लम मेरा क्या है, जब मैंने 3 की पावर 2003 को 28 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर आया, ऐसा है प्रॉब्लम। तो मैंने कहा यार इस यहां पे मुझे 3 की पावर 3 बनाना है, तो ऐसा हो गया दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो मुझे एक एक 3 अब ड्रॉप करके ट्राई करना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, 2003 से जस्ट पहले वाला नंबर कौन सा होता है जो कि 3 से डिवाइड होता है, 2001। तो मुझे यहां पे बेसिकली 2001 बनाना है। तो 2001 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसी चीज को लिखूंगा कुछ ऐसा, और फिर इसके अंदर मैं 3 की पावर 3 और ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा। समझ में आ रही है बात। फिर यही प्रॉब्लम आपका बन गया कैसा, 9 टाइम्स ऑफ 27 की पावर, ये कितना हो गया 6/7 फिर ये जो नंबर है इसको इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो 27 को लिखेंगे 28-1, तो 28-1 की पावर 6/7/28। तो करो बेटा जी जरा, सर बाइनोमियली एक्सपैंड करते, ठीक है जी, ऐसा आएगा, करते जाओ जरा। अपॉन 28 सब में स्प्लिट ही कर दे रहा हूं, ठीक है। एंड सो ऑन आगे बढ़ते जाएंगे। एक समय आएगा जब 6/6 की पावर 1 और अपॉन 28 और माइनस 6/6 28 की पावर 0 अपॉन 28, ऐसा आएगा। अच्छा जरा यहां नोटिस करो, यहां तक तो हमेशा रिमाइंडर 0 ही आएगा, बिकॉज सभी में 28 आ रहा है। तो 0 और फिर वहां पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा, -1 अपॉन 28 बच जाएगा मेरे ख्याल से, -1 अपॉन 28। तो -1 आ रहा है। क्या रिमाइंडर मेरा -1 हो सकता है? नहीं। जब भी कभी नेगेटिव आंसर आए, मैंने आप लोगों को क्या बताया, नहीं एक मिनट यहाँ पे, अच्छा ये 9 तो भूल ही गए हम काके, यही गड़बड़ हो जाती है। ये 9 तो हम भूल ही गए। तो हर एक के साथ 9 और मल्टीप्लाई होगा, तो हर एक के साथ 9 और मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब है कि यहां पे रिमाइंडर के साथ भी 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -9 आंसर आ रहा है। सॉरी, ठीक है जी, ये 9 भूल गए थे हम, जो हमने अलग से छोड़ा था। मैंने इसको बताया भी था कि भूल मत जाना, है ना। तो -9। अब रिमाइंडर कभी भी -9 हो सकता है क्या? नहीं। जब भी कभी नेगेटिव आंसर आए तो आप क्या कर देना, उस नंबर से जिससे कि आप डिवाइड कर रहे हो वो ऐड कर देना। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 19। ये आंसर है आपका। समझ में आई के नहीं आई बात बच्चों, समझ में आई के नहीं आई बात बच्चों। कितने इजी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे अगर आप बस मैं जो बोल रहा हूं उस बात को पूरे का पूरा फॉलो कर रहे हैं रॉबर्ट। यस, तो आज का सेशन बच्चों अपन यहीं एंड करेंगे। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोगों के मन को भाया है और आप लोग अपनी जेई की पढ़ाई दिलो जान से कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की शुरुआत करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि आपको इस बात की गारंटी हम दे सकता हूं कि परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हमारे जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता है। आ जाइएगा अगली क्लास के अंदर, बताएंगे आपको, करेंगे मजे
क्योंकि उस टॉपिक के अंदर लगेगा दिमाग, तो देखेंगे जरा किसके अंदर कितना है दिमाग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए शुक्रिया, शब्बा खैर, अलविदा। Keep learning, keep shining, keep rocking, keep enjoying. Let's make most out of this. Thank you so much, guys. Bye bye. Take care. Happy learning.